हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 SME मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 45 तक करवाए जाएंगे। आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। लेक्चर नंबर 31 इसमें सबसे पहले है क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो प्रमोट करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन। सो ये मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं। सो पहला है इस्टेब्लिश करना स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडरशिप और क्वालिटी कंट्रोल सोसाइटी। दूसरा है कि क्रिएट करना गवर्नमेंट और कमर्शियल कंपल्शन रीजनेबल लेवल्स ऑफ क्वालिटी के लिए। और उसके बाद इस्टेब्लिश अ मीडिया फॉर एक्सचेंज। तो सेटअप करना एक प्लेटफॉर्म एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। और उसके बाद है फिर इस्टेब्लिश करना एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम ट्रेनिंग के लिए और नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट होना है, यानी कि फोकस होना है इस्टेब्लिश करने के ऊपर नेशनल स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क क्वालिटी कंट्रोल के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। और उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ताकि एजुकेट किया जाए कंज्यूमर्स को और जनरल पब्लिक को क्वालिटी कंट्रोल की इम्पोर्टेंस के बारे में। नाउ द इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जो है ऑन सेट ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं, उनके अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं। तो इस वजह से कंपनीज जो सेल कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो एनकाउंटर करती हैं चैलेंजेस कंप्लाई करने के अंदर क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स के साथ उन कंट्रीज़ में जहां वो ऑपरेट करती हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सो यानी कि ISO। सो ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड वाइड। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था February 23, 1947। उसके बाद ये है कि ISO की प्राइमरीली जो तौर पर प्रोड्यूस करती है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एज अ मेन प्रोडक्ट, और स्टैंडर्ड के साथ ISO जो है वो पब्लिश भी करती है टेक्निकल रिपोर्ट्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल कोरिगेंडा और गाइड्स। नाउ द ISO 9000। सो ISO 9000 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड का जो फोकस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। और ये स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक सेट ऑफ गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट, ताकि इस्टेब्लिश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करने के बाद कंपनीज जो है वो लिस्ट होती हैं एक डायरेक्टरी के अंदर, जो कि अलाउ करती है पोटेंशियल कस्टमर को कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कंपनी जो है वो सर्टिफाई हो चुकी है और किस हद तक। सो 5 डॉक्यूमेंट्स ऑफ ISO 9000। इसके अंदर ISO 9000 है, 9001, 9002, 9003 और 9004। नाउ द ISO 9000। ISO 9000 जो है वो एक ओवरव्यू डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है गाइडलाइन यूज़ के लिए और सिलेक्शन के लिए दूसरे स्टैंडर्ड्स की। और 9001 क्या है? एक स्टैंडर्ड है जो कि एनकम्पेस करता है बहुत से एस्पेक्ट डिज़ाइनिंग के, प्रोड्यूसिंग के, इंस्टॉलिंग के और सर्विसिंग प्रोडक्ट्स के। और उसके बाद 9002 एक ऐसा स्टैंडर्ड जो इनकम्पेस करता है सेम एरियाज एज 9001, लेकिन स्पेसिफिकली अप्लाई किया जाता है उन कंपनीज़ को जो कि या तो प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट जो कि बेस करती है कंज्यूमर डिज़ाइंस के ऊपर, या फिर उनका खुद का डिज़ाइन और सर्विस एक्टिविटीज़। 9003 जो है ISO 9000 ये एक स्टैंडर्ड है सबसे ज़्यादा लिमिटेड स्कोप के साथ, और ये स्पेसिफिकली एड्रेस करता है प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद है 9004। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि प्रोवाइड करता है गाइडलाइन इंटरप्रेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरे स्टैंडर्ड ISO 9000 फैमिली में। और उसके बाद है ISO 14000। ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो कि रिक्वायर करता है पार्टिसिपेटिंग कंपनीज़ को कि वो मॉनिटर करें और मैनेज करें उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सो ISO 14000 सीरीज ऑफ 4 स्टैंडर्ड। इसमें पहला है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टैंडर्ड जो है दिस स्टैंडर्ड विद इन द ISO 14000 सीरीज़। इसका फोकस है इस्टेब्लिश करने के ऊपर एक इफेक्टिव मैनेजरियल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है इन्वायरमेंट इवेल्यूशन प्रोग्राम। ये स्टैंडर्ड दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफाई ये स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफाई करता है गाइडलाइन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनीज इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और उसके बाद है इन्वायरमेंट लेबलिंग।
सो दिस स्टैंडर्ड विद इन दी ISO 14000 सीरीज इस्टेब्लिश करता है डेफिनेशन और क्राइटेरिया जो है टर्म्स के लिए जो कि रिलेट करती हैं एनवायरमेंटल लेबलिंग को। और उसके बाद है फिर लाइफ साइकिल असेसमेंट। सो ये जो स्टैंडर्ड है इसका फोकस है इवेल्यूएट करना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है एक प्रोडक्ट का थ्रू आउट इट्स इंटायर लाइफ साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़, मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ से डिस्पोजल तक, यानी कि। उसके बाद है फिर ISO 17025। सो ISO 17025 जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है जिसको यूटिलाइज करती हैं टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। और इसको जो है वो इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था एज ISO/IEC गाइड 25 बाय ISO 1999 में। और जबकि ये शेयर करता है सिमिलैरिटीज़ जो है ISO 9000 स्टैंडर्ड के साथ। सो ISO/IEC 17025 इनकॉर्पोरेट करता है जो नोशन है कॉम्पिटेंस की एज अ क्रूशल फैक्टर। और ये स्टैंडर्ड जो है वो स्पेसिफिकली अप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि इंगेज होती हैं जनरेट करने में टेस्टिंग और कैलिब्रेटिंग रिजल्ट्स। सो WTO के अंडर क्वालिटी कंट्रोल जो है लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स के अंदर वो जो एक सिग्निफिकेंट एरिया है और स्टैंडर्ड दैट एड्रेसेस इट इज़ ISO 17025। जबकि पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ लैक ऑफ लेबॉर्ट्रीज जो कि कंप्लाई करें इस स्टैंडर्ड के साथ क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के लिए। सो ज़रूरत है कि इस्टेब्लिश की जाए नई लेबॉर्ट्रीज़ या फिर अपग्रेड किया जाए जो एग्जिस्टिंग है, जो कि मौजूद हैं, ताकि पूरा किया जाए रिक्वायरमेंट जो है WTO की। लेक्चर नंबर 32 कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग जो एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जिसके अंदर शामिल है प्रोसेसेस जिनका एम है क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना और डिलीवर करना वैल्यू कस्टमर्स को। और मार्केटिंग के अंदर शामिल है डेवलप करना स्ट्रेटजी जो कि गाइड करती है सेल्स टेक्निक, बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। सो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है एम्फसाइज करता है सक्सेस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की इस कंटिजेंट अपॉन अंडरस्टैंड करना नीड्स और डिज़ायर जो है टारगेट मार्केट के और फुलफिल करना उन नीड्स को इफेक्टिवली। सो मार्केटिंग जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फॉलोइंग। सो पहला है आइडेंटिफाई करना और मेजर करना कस्टमर नीड्स। सो मार्केटिंग के अंदर शामिल है अंडरस्टैंड करना और असेस करना नीड्स और प्रेफरेंसेस कस्टमर्स की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विस के लिए दैट अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ऑफरिंग। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट के हवाले से। सो परसीव जो नीड्स है कस्टमर की उनकी बेस के ऊपर मार्केटिंग इंटेल्स ट्रांसलेटिंग दीज नीड्स, यानी कि ट्रांसलेट करना उन नीड्स को डेवलपमेंट में और क्रिएशन में प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो कि अलाइन करे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के साथ। और तीसरा जो पॉइंट है प्लान फॉर अवेलेबिलिटी, मार्केटिंग के अंदर शामिल है डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना एक स्ट्रेटेजिक प्लान ताकि इंश्योर किया जाए अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट के अंदर। और उसके बाद जो पॉइंट है उसमें है प्रोडक्ट एंड डिमांड स्टिमुलेशन। सो मार्केटिंग का एम होता है कि इन्फॉर्म किया जाए पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस की अवेलेबिलिटी के बारे में और जनरेट करना डिमांड इफेक्टिव प्रमोशन के जरिए और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। सो नाउ द मार्केटिंग फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें हैं, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज और रिस्क टेकिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। सो पहला जो बाइंग एंड सेलिंग है, सो एक्सचेंज प्रोसेस जो है मार्केटिंग के अंदर उसके अंदर दो प्राइमरी फंक्शन है। पहला है बाइंग और इसको किया जाता है एंटिसिपेशन के साथ कि पूरा किया जाए कस्टमर डिमांड को प्रोक्योर करते हुए मटेरियल्स या गुड जो कि फुलफिल करेंगे उनके नीड को। और सेकेंडली ये कि सेलिंग फंक्शन का फोकस होता है आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल कस्टमर और एम्प्लॉय करना इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक्स के जनरेट की जाए डिमांड गुड्स या सर्विस जो कि ऑफर हो रही हैं। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, मूवमेंट और हैंडलिंग जो है गुड्स की वो एसेंशियल एस्पेक्ट होता है मार्केटिंग प्रोसेस का, क्योंकि तमाम गुड्स ऐसे नहीं होते जो कि इमीडिएटली सेल हो जाते हैं मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद। इसी वजह से स्टोरेज जो है वो प्ले करती है क्रूशियल रोल। उसके बाद है रिस्क टेकिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग।
स्टोरिंग करना, जो गुड्स को स्टोर किया जाता है इसके अंदर कई सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि स्पॉइलेज, ऑब्सोलेंस, डिस्ट्रक्शन, और उससे नतीजा ये निकलता है फाइनेंशियल लॉसेस होता है बिजनेस ऑनर के लिए। और इसके अलावा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अंदर अगर चेंज आ जाता है तो उससे भी इजाफा होता है अनसोल्ड गुड के अंदर। सो इन रिस्क का मुकाबला करने के लिए बिजनेसेस जो है वो कंसिडर करते हैं कि इंश्योरेंस कवरेज को हासिल करें, और इंश्योरेंस के ज़रिए जो है वो शिफ्ट होता है फाइनेंशियल बर्डन जो होता है उसका, जो पोटेंशियल लॉस होता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर के ऊपर। सो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट जो है इसमें शामिल है इम्प्लीमेंट करना साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और अडॉप्ट करते हुए प्रॉपर स्ट्रेटजीज और प्रोटोकॉल बिजनेसेस जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क जो कि एसोसिएट हैं स्टोरिंग गुड्स के साथ। सो मार्केटिंग प्रोसेस स्टेप्स, पहला है आइडेंटिफिकेशन जो है पोटेंशियल चेंजेस की फर्म्स मार्केट में, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कस्टमर नीड्स की और मार्केट सेगमेंटेशन। सो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन फर्म्स मार्केट। सो आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल चेंजेस जो है मार्केट के अंदर जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है एक फर्म के बिजनेस को, वो जो है क्रूशियल एस्पेक्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स। सो इनिशियल स्टेप के अंदर मार्केटिंग के क्रूशियल होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए स्पेसिफिक नीड्स और प्रेफरेंसेस टारगेट कस्टमर के, जो कि फर्म का एम होता है कि सर्व करे, और उसके बाद फिर कंटिन्यू है। सो स्मॉल फर्म्स को एडवाइस किया जाता है कि वो इन्फॉर्म डिसीजन लें जो कि बेस करता है रिलायबल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट्स एंड कस्टमर। सो दो ब्रॉड सोर्सेस हैं मार्केट इंटेलिजेंस की। सो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है डेवलप करती है कंपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, और ये वो सोर्सेस होती है जो कि कंपनी क्रिएट करती है और जनरेट करती है इंटरनली ताकि गैदर की जाए इंफॉर्मेशन। सो फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव 3 प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर इंटरनल रिकॉर्ड। सो इंटरनल रिकॉर्ड्स जो है ये एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड और डेटा है जो कि कंपनी मेंटेन करती है अपने खुद के सिस्टम के अंदर। उसके बाद है मेल सर्वे। इस मेथड के अंदर शामिल है सेंड करना क्वेश्चनियर्स या सर्वे मेल के ज़रिए कस्टमर्स को या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स को। और उसके बाद है फिर टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू इसी के अंदर आ जाता है मेल सर्वे के अंदर। इसमें क्या होता है डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है कस्टमर्स से या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स से टेलीफोन या इन पर्सन इंटरव्यू। और उसके बाद है फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ऑब्जर्व किया जाता है और स्टडी किया जाता है कस्टमर्स को और कॉम्पिटिटर्स को रियल वर्ल्ड सेटिंग्स के अंदर। नाउ दिस सेकेंडरी सोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन की मार्केट के अंदर इसके अंदर शामिल है पब्लिश करना रिपोर्ट को, पब्लिश रिपोर्ट्स फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट एजेंसीज और जो दूसरे सोर्सेज हैं। और फिर है पिन पॉइंटिंग द रियल कस्टमर्स। सो जब आइडेंटिफाई किया जाए पोटेंशियल कस्टमर, सो इम्पॉर्टेंट होता है कि कैटेगराइज किया जाए उनको बेस्ड ऑन देयर रोल, जो उनका रोल है परचेसिंग प्रोसेस के अंदर। सो पहला है यूज़र्स। अब यूज़र्स जो है ये वो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्चुअली कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस। बायर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स या एंटिटीज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एक्चुअल परचेज। डिसाइडर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप जिनके पास अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनल डिसीजन लें कि क्या ख़रीदना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। और इन्फॉर्मर होते हैं वो इंडिविजुअल्स या एंटिटीज़ जो कि कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकिंग ग्रुप। नाउ द मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस है डिवाइड करने का कस्टमर्स को डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के अंदर जो कि बेस करता है उनकी सिमिलर नीड्स के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेफरेंसेस। सो मार्केट सेगमेंटेशन कंटिन्यू है। सो एक अच्छी जो मार्केट सेगमेंटेशन होती है उसको पूरा करना चाहिए क्राइटेरिया, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। नीड्स ऑफ कस्टमर्स मस्ट बी बोथ आइडेंटिफाइबल भी हो और मेजरेबल भी, और फर्म मस्ट हैव द कैपेसिटी हो फर्म के पास कि वो डेवलप कर सके वो प्रोडक्ट के जो सेटिस्फाई करे कस्टमर्स की चॉइस जो है उस सेगमेंट के अंदर, पर्टिकुलर सेगमेंट में। और सेगमेंट मस्ट बी इकोनॉमिकली वर्थवाइल। सेगमेंट जो है वो लाजमी इकोनॉमिकली तौर पे वर्थवाइल हो। सो प्रोसीजर फॉर मार्केट सेगमेंटेशन।
सो प्रोसीजर जो है मार्केट सेगमेंटेशन के लिए, सो इफेक्टिवली सर्व करने के लिए एक मार्केट सेगमेंट एक फर्म को लाजमी असेस करना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटीज़, और डिटरमाइन करना चाहिए कि किस हद तक जो है वो पूरा कर सके आइडेंटिफाइड नीड्स। और उसके बाद है फिर के स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए सेगमेंटेशन के बारे में एक फर्म को लाजमी असेस करना चाहिए कंपटीशन डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, और इसमें शामिल है आइडेंटिफाई करना और अंडरस्टैंड करना कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटेंड जो है कंपटीशन का जो कि प्रेजेंट है हर सेगमेंट में। और उसके बाद है फोकस ऑन द सेगमेंट चूजन। एक स्मॉल फर्म के लिए ये एडवाइजेबल होता है कि फोकस किया जाए सेगमेंट के ऊपर जो कि चूज़ किया गया है बेस्ड ऑन कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि जोग्राफिकल रीजन और डेमोग्राफी। सो इसका मतलब ये है कि सिलेक्ट करना है एक स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट जो कि अलाइन करे अच्छी तरह फर्म की कैपेबिलिटीज़ के साथ और रिसोर्सेज के साथ। नाउ द लेक्चर नंबर 33, मार्केटिंग डिसीजन वेरिएबल्स। इसके अंदर मार्केटिंग कंट्रोल वेरिएबल है पहला, और दूसरा है मार्केटिंग अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। सो मार्केटिंग कंट्रोलेबल वेरिएबल के अंदर टारगेट मार्केट सेगमेंट है जिसके अंदर लोकेशन है, टारगेट कस्टमर हैं और टाइमिंग है, और प्रोडक्ट ऑफर्ड है जिसके अंदर टाइप आ जाती है प्रोडक्ट की रेंज, डिज़ाइन फीचर्स और क्वालिटी, और प्राइस के अंदर प्राइस लेवल है, प्राइस वेरिएबल्स आ जाते हैं, और मेंटेनेंस है, और एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन के अंदर एडवर्टाइजिंग लेवल है, एडवर्टाइजिंग मीडिया है, सेल्स प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर चैनल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स आउटलेट, और इसके अलावा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। और मार्केटिंग अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स के अंदर रिसोर्स अवेलेबिलिटी है जिसके अंदर अवेलेबिलिटी होती है रिक्वायर्ड मटेरियल्स की, और इसके अलावा कॉस्ट और क्वालिटी रिक्वायर्ड मटेरियल की और मटेरियल। इसके अलावा बी जो है वो है कंपटीशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, और इकोनॉमिक कंडीशन जिसके अंदर टोटल मार्केट साइज़ है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं और इनकम सिचुएशन है। सोशियो कल्चरल कंडीशन है जिसके अंदर सोसाइटल वैल्यूज़ आ गई, लाइफ स्टाइल हो गया, फैशन कॉन्शियसनेस, और लीगल और पॉलिटिकल कंडीशन में पॉलिटिकल रिस्क सिचुएशन और लीगल रेगुलेशन। टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन के अंदर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है और रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। नाउ दी प्रोडक्ट। इकोनॉमिक और कॉमर्स के अंदर जो टर्म प्रोडक्ट है ये फॉल करती है ब्रॉड कैटेगरी के अंडर गुड्स की। एडम स्मिथ जो कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट का, और मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जिसको प्रेजेंट किया जाता है मार्केट को और उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो फुलफ़िल कर सके कस्टमर की वांट्स या नीड। और जो कॉन्टेक्स्ट है रिटेलिंग का, प्रोडक्ट्स जो है वो कॉमनली तौर पर रेफ़र किया जाता है एज अ मर्चेंडाइज। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोडक्ट को इनिशियली एक्वायर किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, और वो गुजरती है प्रोडक्शन प्रोसेस से ताकि ट्रांसफॉर्म किया जाए उनको फिनिश गुड्स के अंदर, और ये फिनिश गुड्स जो है वो सोल्ड किए जाते हैं कस्टमर्स को मार्केट के अंदर। नाउ द डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिसीजन ने सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस जो है वो हासिल की, क्योंकि डिक्रीज़ होना प्रॉफिटेबिलिटी लाइफ स्पैन के अंदर प्रोडक्ट्स की इस वजह से। सो प्रोडक्ट फीचर्स एमेनेबल मैनिपुलेशन बाय अ फर्म स्मॉल फर्म आर। सो पहला है परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल फीचर्स। इससे मुराद कैपेबिलिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक प्रोडक्ट की जो कि डिटरमाइन करती है उसकी परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और प्रिसीशन। और उसके बाद है यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट टू द ईज़ ऑफ हैंडलिंग, यानी आसानी होना हैंडलिंग की, और जो सर्विसिबिलिटी है प्रोडक्ट की। और उसके बाद है एस्थेटिक क्वालिटीज़। एस्थेटिक क्वालिटीज़ के अंदर शामिल हैं एलिमेंट्स जैसे कि स्टाइल, डिज़ाइन और कलर वगैरह। और उसके बाद है एक्सट्रिंसिक फीचर्स। इससे मुराद एस्पेक्ट जो है प्रोडक्ट के जो कि एक्सटर्नल होते हैं उसकी कोर फंक्शनैलिटी के लिए। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ह्यूमंस की तरह प्रोडक्ट जो है वो भी गुजरती है लाइफ साइकिल से जिसके अंदर बहुत से स्टेजेस हैं, और जैसे कि बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन और इवेंचुअली डिसकंटिन्यूएशन। सो अब स्टेजेस आपके सामने यहाँ पर दिखाए भी जा रहे हैं।
कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। पहला होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। सो इंट्रोडक्शन स्टेज जो है जब इंट्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट, सो उसमें क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्लो सेल्स वॉल्यूम टू स्टार्ट, यानी कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो टिपिकली लो होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है मार्केट के अंदर और कस्टमर अवेयरनेस जो है वो लिमिटेड होती है। उसके अलावा लिटिल और नो कंपटीशन, कंपटीशन जो है या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, और डिमांड हैज़ टू बी क्रिएटेड। सो प्रोडक्ट नहीं होती है, सो ज़रूरत होती है कि क्रिएट की जाए डिमांड, एजुकेट किया जाए पोटेंशियल कस्टमर को उसके फीचर्स, बेनिफिट और वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में। और उसके बाद है कि कस्टमर्स हैव टू बी प्रॉम्प्टेड टू ट्राई द प्रोडक्ट, यानी कि कस्टमर जो है शुरू में हेजिटेट भी करते हैं प्रोडक्ट को ट्राई करते हुए, स्पेशली कि अगर वो रिप्रेजेंट करे एक सिग्निफिकेंट चेंज या फिर रिक्वायर करे एक शिफ्ट जो है उनके एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस के अंदर या फिर हैबिट्स। और उसके बाद ये कि मेक्स नो मनी एट दिस स्टेज, टिपिकली जो है प्रोडक्ट जो है वो ऐसा भी होता है कि जनरेट नहीं करती सिग्निफिकेंट प्रॉफिट इस स्टेज के दरमियान। सो ग्रोथ स्टेज, अब जब ग्रोथ स्टेज आती है तो क्या, कॉस्ट रिड्यूस ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट में कमी आती है, सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली, प्रॉफिट जो है वो उनमें इजाफा होता है, बढ़ना शुरू होते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के अंदर इजाफा होता है, कंपटीशन भी जो है वो बिगिन टू इंक्रीज होता है विद अ फ्यू न्यू प्लेयर्स, कुछ नए प्लेयर्स होते हैं एस्टेब्लिशिंग मार्केट में, और इंक्रीज कंपटीशन लीड्स टू प्राइस डिक्रीजेस, कंपटीशन में इजाफा होने से प्राइस के अंदर कमी आती है। उसके बाद फिर मेच्योरिटी स्टेज आती है, कॉस्ट आर लोअर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज इन एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होता है जैसे कि, सो कंपनी जो है उनको बेनिफिट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। और उसके बाद है सेल्स वॉल्यूम पीक एंड मार्केट सैचुरेशन इज रीच, सेल्स वॉल्यूम जो है वो पीक पे पहुंच जाती है और मार्केट सैचुरेशन जो है वो होना शुरू होती है, और इंक्रीज इन कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट, जब मार्केट जो है वो पहुंचती है सैचुरेशन पे तो इंडस्ट्री जो है वो रहती है प्रॉफिटेबल और वो अट्रैक्ट करती है न्यू कस्टमर्स को, कॉम्पिटिटर्स को, सीकिंग टू कैपिटलाइज ऑन द एग्जिस्टिंग कस्टमर डिमांड। और उसके बाद है फिर प्राइजेस टेंड टू ड्रॉप आउट ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, जब एंट्रेंस होती है न्यू कॉम्पिटिटर्स की, मार्केट जो है वो ज़्यादा सैचुरेट बन जाती है सिमिलर और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स के साथ। और उसके बाद है ब्रांड डिफरेंशिएशन एंड फीचर डाइवर्सिफिकेशन आर एम्फसाइज टू मेंटेन और इंक्रीज मार्केट शेयर। सो एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विस के साथ कंपनीज जो है वो फोकस करती हैं ब्रांड डिफरेंशिएशन और फीचर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ताकि स्टैंड आउट किया जाए कॉम्पिटिटर्स से। और उसके बाद है फिर इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स गो डाउन, जब इंक्रीज़ होता है कंपटीशन के अंदर तो प्राइसेस जो वो डिक्रीज़ होते हैं और मार्केट सेचुरेशन और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है इंडस्ट्री की टेंड्स टू डिक्लाइन। सो नाउ द डिक्लाइन स्टेज, अब जब डिक्लाइन स्टेज होती है तो कॉस्ट बिकम काउंटर ऑप्टिमल, सो मार्केट मैच्योर होती है, सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन हो जाती है, कंपनी जो है वो फेस करती है एक सिचुएशन जहाँ पर कॉस्ट जो है वो बन जाती है काउंटर ऑप्टिमल। और उसके बाद है कि सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन, सो मार्केट सेचुरेशन के साथ और डिक्रीज होना कस्टमर डिमांड में सेल्स वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। और उसके बाद है कि प्राइजेस प्रॉफिटेबिलिटी डिमिनिशेस, जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है कंपनी जो है वो फाइंड करती हैं चैलेंजिंग के मेंटेन करें अपनी प्राइसिंग पावर। और उसके बाद है प्रॉफिट बिकम्स मोर अ चैलेंज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी देन इंक्रीज सेल। सो डिक्लाइनिंग मार्केट के अंदर लोअर सेल्स वॉल्यूम के साथ और रिड्यूस होना प्राइसिंग पावर, फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है इंक्रीजिंग सेल से इम्प्रूविंग प्रोडक्शन के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के ऊपर। नाउ दी मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करते हैं बिजनेस ताकि इफेक्टिवली मार्केट करें अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को, और इसको कॉमनली तौर पर रेफ़र किया जाता है एज अ 4 P's जो है मार्केटिंग के, जो कि है प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। नाउ दी प्रोडक्ट, जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट और सर्विस का इसमें शामिल है कंसिडर करना दोनों, प्रोडक्ट डेप्थ और प्रोडक्ट ब्रेथ। प्रोडक्ट डेप्थ से मुराद वेरिएशन होना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन के अंदर। सो नाउ दी प्राइस जो है प्रोडक्ट का
अमाउंट होता है जो कि कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर इट, और ये होल्ड करता है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस एक कंपनी के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी और अल्टीमेटली जो सर्वाइवल है बिजनेस का। उसके बाद है फिर प्रोमोशन। प्रोमोशन इनकम्पेस करता है तमाम कम्युनिकेशन मेथड्स जो कि मार्केटर एम्प्लॉय करता है कि कन्वे किया जाए इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत से स्टेक होल्डर्स से। और उसके बाद अभी प्लेस जो कि जाना जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर भी एक मार्केटिंग एलिमेंट है, 4 पीस में से ये भी। सो फोकस होता है बनाना प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली एक्सेसिबल कंज्यूमर्स के लिए। लेक्चर नंबर 34 प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स से मुराद कलेक्शन होती है एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स की जिनको मार्केट किया जाता है टुगेदर बाय अ कंपनी, और उससे नतीजा क्या होता है हायर सेल्स रेवेन्यू जब कंपेयर किया जाए इंडिविजुअल मार्केटिंग से या फिर सेल करना उनको आइसोलेशन में। सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं प्रोडक्ट मिक्स के? ये एनेबल करता है फर्म को कि सर्व करे डिफरेंट सेगमेंट जो है मार्केट के, और ये देता है स्टेडी सेल्स और प्रॉफिट जो है फर्म को, और फर्म जो है वो रख सकती है अपनी तमाम बेसिस जो है वो कवर्ड। और डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग कैन प्लेस एडिशनल डिमांड होना फर्म के रिसोर्सेज के ऊपर, रिक्वायरिंग इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होना प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में और इन्वेंटरी में, और इससे जो है वो पोटेंशियल मार्केटिंग प्रॉब्लम्स जो है आती हैं, क्योंकि फर्म्स को जो है वो ज़रूरत होती है इफेक्टिवली प्रमोट करने की और मैनेज करने की लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। सो जब डिसाइड किया जाए बिटवीन वाइडर या फिर नैरोअर प्रोडक्ट मिक्स, एक फर्म को केयरफुली कंसिडर करना चाहिए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच। फैक्टर जो कंसिडर किए जाए उनमें शामिल हैं अवेलेबल रिसोर्सेज, करंट और पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, और स्ट्रेटजीज जो एम्प्लॉय करते हैं कॉम्पिटिटर्स, और ये कॉन्सिडरेशंस क्रूशल होती हैं इन मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो फिलिप कॉटलर ने जो है वो आइडेंटिफाई किए सेवरल इंडिकेटर्स एक सब ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स के फर्म के लिए। सो पहला है डिसप्रोपोर्शनेटली हाई परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट फ्रॉम अ न्यू फ्यू प्रोडक्ट। अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है एक फर्म के प्रॉफिट का जो है वो इस रिलाई करता है स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे, तो ये इंडिकेट करता है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और इंक्रीज करता है रिस्क जो कि एसोसिएट है मार्केट फ्लक्चुएशन या प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस के साथ। और उसके बाद है इनसफिशिएंट प्रोडक्ट ब्रेथ टू एक्सप्लॉइट सेल्स फोर्स। जब एक फर्म के पास लिमिटेड रेंज होती है प्रोडक्ट की, सेल्स फोर्स जो है उनके पास नहीं होता है अनफ ऑप्शन कि वो इफेक्टिवली टारगेट करें डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स या फिर कैपिटलाइज करें डाइवर्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। उसके बाद है एक्सेसिव प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑन अ क्रोनिक और सीजनल बेसिस। अगर फर्म जो है वो कॉन्स्टेंटली तौर पे उसके पास है एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर फेस करती है वो सीजनल फ्लक्चुएशन बगैर इफेक्टिवली यूटिलाइज किए हुए उसको, इससे जो है वो इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होगी और डिक्रीज होगी प्रॉफिटेबिलिटी। और उसके बाद स्टेडीली डिक्लाइनिंग सेल्स ऑन प्रॉफिट्स एक कंटिन्यूस डिक्लाइन होना सेल्स में या प्रॉफिट में सजेस्ट करता है कि फर्म का जो करंट प्रोडक्ट मिक्स है वो पूरा नहीं कर रहा जो मार्केट डिमांड है या फिर फेस कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, स्मॉल फर्म को जो है वो कंसिडर करना चाहिए रेगुलरली इंट्रोड्यूस करना न्यू या इम्प्रूव प्रोडक्ट एज पार्ट ऑफ देयर मार्केट स्ट्रेटजी। सो जो डेवलपमेंट है न्यू प्रोडक्ट की, इसके अंदर सबसे पहले है मेकिंग क्रिएटिव सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। सो इस स्टेप में क्या है कि एक्टिवली एक्सप्लोर करना बहुत से सोर्सेज जैसे कि कस्टमर इनसाइट्स, मार्केट ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और इंडस्ट्री रिसर्च, ताकि जनरेट किया जाए इनोवेटिव और फ्रेश आइडियाज़ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद है स्क्रूटनी ऑफ आइडियाज़ फॉर देयर वर्थीनेस। जब पूल जो है आइडियाज़ का जनरेट हो, सो इस स्टेप में क्या है कि केयरफुली एवेल्यूट किया जाए, स्क्रूटनाइज किया जाए हर आइडिया को जो कि बेस करे प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के ऊपर। उसके बाद एवेल्यूटिंग वेदर द आइडिया इज़ कंपैटिबल विद द फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स। सो यहाँ जो है फोकस जो है वो असेस करने के ऊपर है कि क्या प्रोपोज प्रोडक्ट आइडिया अलाइन करता है फर्म के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, मिशंस और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के साथ। और उसके बाद एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल और मार्केट फिजिबिलिटी, इस स्टेप में जो है वो शामिल है कंडक्ट करना एक थोरो एनालिसिस इवेल्यूएट करने के लिए दोनों टेक्निकल फिजिबिलिटी और मार्केट फिजिबिलिटी। उसके बाद है रिव्यूइंग इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ बिफोर प्रोसीडिंग विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
फर्म को ज़रूरत होती है कि रिव्यू करे अपने इंटरनल रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी प्रोडक्ट जो है वो लाने के लिए मार्केट में। उसके बाद है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग। जब आइडिया जो है वो पास कर जाए इनिशियल फिजिबिलिटी असेसमेंट, फर्म जो है वो प्रोसीड करती है एक्सीड एक्चुअल डेवलपमेंट के साथ प्रोडक्ट की, और उसके बाद फिर टेस्ट मार्केटिंग इसमें शामिल है। इंट्रोड्यूस करना प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड मार्केट में या फिर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, ताकि गैदर किया जाए रियल वर्ल्ड फीडबैक और असेस किया जाए मार्केट एक्सेप्टेंस। और उसके बाद कमर्शियल सेल्स कंप्लीट करने के बाद, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद टेस्टिंग फेज, प्रोडक्ट जो है वो रेडी होती है कमर्शियल सेल्स के लिए। सो स्टेट असिस्टेंस इन मार्केटिंग, पहला है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, और उसके बाद है फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन अथॉरिटी, और उसके अलावा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो एग्जीबिशन। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन अथॉरिटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन अथॉरिटी जो है वो डेडिकेट है डिलीवर करने के लिए हाई क्वालिटी सर्विसेज, ताकि सपोर्ट करें नेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ऑफ एक्सपोर्ट फॉर प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। उसके बाद फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर जो है वो इंटरनल सपोर्ट है, एक्सटर्नल सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट टू एसएमई है, पैकेजिंग सपोर्ट है, एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया सपोर्ट, और एस मीडिया है जिसके अंदर इंटरनल सपोर्ट। सो इंटरनल सपोर्ट की अगर बात की जाए तो इससे मुराद असिस्टेंस और रिसोर्सेज जो कि प्रोवाइडेड होते हैं फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट करने के लिए उसके ऑपरेशन और इनिशिएटिव्स। और एक्सटर्नल सपोर्ट की बात की जाए तो इससे मुराद असिस्टेंस और रिसोर्सेज जो कि प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंटिटीज़ या स्टेक होल्डर जो कि आउटसाइड एक ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद है फिर मार्केटिंग फैक्ट्स। सो मोस्ट स्मॉल एंटरप्राइज वर्क फॉर डोमेस्टिक करियर, ये इंडिकेट करता है कि जो मेजोरिटी है स्मॉल एंटरप्राइजेस की प्राइमरीली कैटर टू द लोकल मार्केट विद इन देयर कंट्री, और उनका फोकस होता है पूरा करना डिमांड और नीड जो डोमेस्टिक कंज्यूमर की, ना कि इंगेज होना इंटरनेशनल ट्रेड में। और उसके बाद ओनली 8% वर्क इन एक्सपोर्ट सेक्टर, एक स्मॉल पोर्शन जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस का वो इन्वॉल्व होता है एक्सपोर्ट सेक्टर में। और उसके बाद है कि ओनली 4% वर्क फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, और एक बहुत ही स्मॉल परसेंट जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस की ऑपरेट होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। और उसके बाद है फिर टफ बार्गेनिंग ऑन प्राइस, ये इंडिकेट करता है कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस का फेस करता है चैलेंजेस नेगोशिएशन के अंदर और जो प्राइसिंग डिस्कशंस होते हैं उनके कस्टमर्स के साथ। उसके बाद है क्रेडिट कस्टमर्स, एक कंसिडरेबल पोर्शन जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस का उनके पास कस्टमर्स होते हैं जो परचेज करते हैं उनकी प्रोडक्ट या सर्विस क्रेडिट टर्म्स के ऊपर। और 28% आर ऑप्टिमिस्टिक टू ग्रो इन दी नेक्स्ट 2 ईयर वाइल द रियल नंबर इज 30। और ये सजेस्ट करता है कि जो एक पोर्शन है स्मॉल एंटरप्राइजेस का उनका जो है वो एक पॉजिटिव आउटलुक है ग्रोथ के लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स में, जबकि ये वर्थ नोटिंग है कि एक्चुअल परसेंटेज जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस की एक्सपेक्ट की जा रही है ग्रोथ स्लाइटली हायर एट 30। लेक्चर नंबर 35 टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो इनकम्पेस करती है क्रिएशन, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल, मशीन, टेक्निक्स, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। इसका पर्पस होता है कि एड्रेस किया जाए प्रॉब्लम या फुलफिल किया जाए स्पेसिफिक फंक्शंस। नाउ द इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एक फील्ड है जिसका फोकस है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की और टेक्निकल स्किल्स के सपोर्ट किया जाए इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स और मैनेजर। और इसमें शामिल है स्टडी करना ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ह्यूमन फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, प्लानिंग प्रोसीजर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन। सो जो एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की सर्व करती है एज अ मीन के अचीव किया जाए डेवलपमेंट गोल जो है ऑफ ईच कंट्री। और जो चॉइस है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पाथ की वो बेस होना चाहिए ऑन दी अडॉप्टेड डेवलपमेंट गोल्स। सो नाउ दी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री के अंदर एक सिग्निफिकेंट एरिया है स्टडी का, और इसको डिफाइन किया जा सकता है एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टूल्स और टेक्निक्स के परफॉर्म किया जाए टास्क बहुत से एरियाज़ में, जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा प्रोसेसिंग। और इसमें शामिल भी है जो प्रोसेस है मैकेनाइजिंग
प्रोडक्शन का या फिर अचीव करना एक हायर लेवल ऑफ ऑटोनॉमी टेक्निकल प्रोडक्शन सिस्टम में। उसके बाद है कि जो चेंज है नेचर चेंजेस जो है नेचर में, और जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है टेक्निकल प्रोडक्शन सिस्टम का, इससे मुराद एवॉल्विंग वेज जिसके अंदर डिफरेंट सिस्टम जो है प्रोडक्शन के अंदर बन जाते हैं, वो हो जाते हैं वो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट, एंड दिस कैन इन्वॉल्व इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन जो है बहुत से कंपोनेंट्स के दरमियान या फिर प्रोसेसेस। सो टेक्नोलॉजी इज़ इन फैक्ट नॉट अप्लाइड इन आइसोलेशन। टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती आइसोलेशन के अंदर, बल्कि एक इंटीग्रल पार्ट है बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं डेवलपमेंट को। और एक्टिविटीज़ में जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई की जाती है इन कंजंक्शन विद इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, रिसोर्सेज और दूसरे रिलेवेंट फैक्टर्स। जब एनालाइज किया जाए इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी, सो एसेंशियल होता है कि स्ट्राइक किया जाए एक बैलेंस बिटवीन व्यूइंग इट एंड इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर और ट्रीट किया जाए उसको एज इनसेपरेबल फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इटसेल्फ। सो नाउ द डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जो डेवलपमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है इनकम्पेस करती है ये बहुत से एस्पेक्ट, इंक्लूडिंग पॉलिसी कंसिडरेशन, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एंटरप्राइज लेवल फैक्टर्स, स्किल एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट और फिजिबिलिटी स्टडीज़। और ये एक्टिविटीज़ जो है वो की जा सकती हैं एज ए सेपरेट और डिस्टिंक्ट इनिशिएटिव, जैसे कि सपोर्ट करना इस्टेब्लिशमेंट जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की या फिर नेशनल ऑफिस जो कि डेडिकेट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को। उसके बाद है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम का एम होता है प्रोवाइड करना कैपेबिलिटी ताकि एक्वायर किया जाए, वैल्यूट किया जाए, मैनेज किया जाए इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज, विद द स्किल्स एंड द नॉलेज नेसेसरी, जो कि नेसेसरी है इफेक्टिवली अंडरस्टैंड करने के लिए, असेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एसमीडा ने जो है वो कराए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस मेजर सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री, ताकि इन्हेंस किया जाए अवेयरनेस और बिल्ड किया जाए कैपेसिटी जो है एसएमईज़ की। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ऑफ़र किए एसमीडा ने कंट्रीब्यूट करते हैं इम्प्रूवमेंट जो है मेजर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की एसएमईज़ के लिए, इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, competitiveness और sustainability. Now the publications. पब्लिकेशन जो है वो फोकस करती हैं प्रमोट करने के ऊपर टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान। इट इंटेल्स आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट जो कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग दी टेक्निकल रिसोर्सेज ऑफ दीज कंट्रीज़। एडिशनली ये एम्फसाइज करती है जो नीड है कि need to intensify courses on technological and industrial management, specifically addressing industrial technological information based on the specific requirement of each country. और एम जो है वो है फोस्टर करना कोलेब्रेशन, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि इन्हेंस किया जाए टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो एक ग्लोबल स्केल के ऊपर। लेक्चर नंबर 36, मेजर्स टू इम्प्लीमेंट। इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन कई सारे मेजर्स जो है वो प्रपोज्ड होते हैं, और इसमें शामिल है ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल मीटिंग्स, फोकस्ड हो किसके ऊपर, एप्रोप्राइट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर, फॉर्मिंग अ कंसल्टेटिव ग्रुप के प्रोवाइड की जाए गाइडेंस और इस्टेब्लिश किया जाए मॉनिटरिंग और एनालिसिस फ्रेमवर्क के इंश्योर किया जाए सिलेक्शन जो है सूटेबल टेक्नोलॉजी की। नाउ द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सजेस्ट किया जाता है कि सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई किया जाए और डॉक्यूमेंट किया जाए दोनों को, ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल विद इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और इसमें शामिल है सर्वे करना और रिसर्च के आइडेंटिफाई किया जाए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज स्पेसिफिक सेक्टर्स में। सर्वेस का एम होता है कि जनरेट करना वैल्यूएबल डेटा जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है अपग्रेड करने के लिए एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़, और फैसिलिटेट करना ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एडॉप्शन बाय अदर कंट्रीज़।
So methods of integrating science and technology in economic and social development. So rapid और successful application के लिए industrial technology to industrial development crucial होता है कि efforts की जाएं crucial that efforts to promote appropriate industrial technology are integrated into the mainstream of technology industrial development rather than being separate from it. दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें सो effective implementation जो है appropriate industrial technology की उसको integral part होना चाहिए overall industrial development strategies का, ensuring its seamless integration और widespread adoption जो है sustainable progress के लिए. So अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्राइट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है कि स्टिमुलेट किया जाए पॉलिसी और डिसीजन मेकर, एंटरप्राइजेस और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और इसको किया जा सकता है इनकरेज करते हुए उनको कि प्रायोरिटाइज करें और सपोर्ट करें जो इम्प्लीमेंटेशन है सूटेबल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की. प्रमोट करने के लिए अडॉप्शन जो है एप्रोप्राइट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की एसेंशियल होता है कि स्टिमुलेट किया जाए गवर्नमेंट को और डोनर एजेंसीज को दोनों में इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्रीज़ में सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ. सो प्रमोट करने के लिए अडॉप्शन जो है अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ की और जो डेवलपमेंट है नई की इम्पॉर्टेंट होता है कि मोबिलाइज किया जाए एग्जिस्टिंग रिसर्च कैपेसिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट इंटरप्राइजेज, स्मॉल कंपनीज और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. जो सिलेक्शन है अप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी पैथ की वो क्रूशल एस्पेक्ट है जो कि लाजमी अलाइन होना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के साथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. सो मेजर्स टू अंडरटेक फॉर प्रमोटिंग फ्रेमवर्क. पहला है इवेल्यूशन एंड कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़. नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज प्ले करता है क्रूशल रोल इवेल्यूएट करने में और कंपेयर करने में डिफरेंट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़. और उसके बाद है फिर प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च. इंस्टीट्यूशन जो है फोकस भी करता है प्रमोट करने के ऊपर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सपोर्टिंग के ज़रिए और फैसिलिटेट करते हुए रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. उसके बाद है कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. और अनदर वाइटल फंक्शन जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन का वो है कलेक्ट करना और डिसेमिनेट करना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो कि रिलेटेड है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज से. और उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू रूरल डेवलपमेंट. नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिकग्नाइज करते हैं इंपॉर्टेंस जो है टेक्नोलॉजी के रूरल डेवलपमेंट में और प्रमोट करते हैं इसकी एप्लीकेशन रूरल एरियाज़ के अंदर. उसके बाद है फिर टेक्नोलॉजी फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज रिकग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस जो है ट्रांजिशनिंग जो है टू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी ताकि मिटिगेट किया जाए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज का. और उसके बाद फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू अप्रोप्राइट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोजेक्ट सर्विस एक्टिवली इंगेज होता है फॉर्मुलेट करने में और इम्प्लीमेंट करने में नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो कि रिलेटेड हैं अप्रोप्राइट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से. और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी. नेशनल इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज करता है जो नीड है एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि सपोर्ट किया जाए इम्प्लीमेंटेशन अप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी की. नाउ द इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बैंक. जो डिज़ाइन और ऑपरेशन है इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बैंक का वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर कि इस्टेब्लिश किया जाए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोनों के साथ टेक्नोलॉजी सप्लायर और यूज़र. उसके बाद है इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बैंक जो है इज़ एक्सपेक्टेड to play a significant role in facilitating international cooperation in the exchange of technological information. और एक क्रूशल कंपोनेंट जो है इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बैंक का वो क्या है इज द सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन among national registries of technology transfer. So now the information and communication technology. जो टर्म है ICT इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज़ की जाती है एज एन एब्रीविएशन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन ये कैरी करती है एक ज़्यादा ब्रॉडर मीनिंग
जबकि आईटी का फोकस तो होता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट के ऊपर, जबकि आईसीटी एम्फेसाइज करती है जो सिग्निफिकेंस है यूनिफाइड कम्युनिकेशन की। सो आईसीटी जो है वो इनकम्पेस करती है एक वाइड रेंज जो है कंपोनेंट्स की, जिसके अंदर शामिल है आईटी और इसी के साथ टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन और नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल और मॉनिटरिंग फंक्शन। सो रोल ऑफ आईसीटी जो है वो प्ले करती है क्रूशल रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर जो है वो डाइवर्स है और होल्ड करता है एक सिग्निफिकेंट पोजीशन बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और ये इनकम्पेस करता है एक वाइड रेंज ऑफ बिजनेस जिसके अंदर शामिल है फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर जो है इनकम्पेस करता है एक वाइड रेंज ऑफ बिजनेस जो कि वैरी करता है मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस से सिंपल और ट्रेडिशनल तक, और इसमें शामिल है इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेस, एंसिलरीज और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। और उसका जो रोल है इकोनॉमी के अंदर, सो एसएमईज का जो है वो वाइटल है और इंटीग्रल पार्ट है इकोनॉमी का, ना सिर्फ इस वजह से इनका शेयर नंबर और डाइवर्सिटी, बल्कि इस वजह से भी कि जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है तमाम एस्पेक्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटी की। और एसएमईज जो है वो हब की तरह हैं एक्टिविटी के, जहाँ पर न्यू आइडियाज़ और बिजनेसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली एमर्ज हो रहे हैं और ये लेकर आते हैं फ्रेशनेस और इनोवेशन इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स तक, और रखते हैं उनको डायनामिक और कॉम्पिटिटिव। सो पब्लिक पॉलिसी अप्रोचेस टू दी एसएमई सेक्टर। स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज जो है इनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमीज़ के ऊपर, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ की वैलिड सोशो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत सी गवर्नमेंट्स जो है वो प्रायोरिटाइज करती हैं डेवलपमेंट और जो सपोर्ट है एसएमईज़ की। स्पेशलाइज एसएमई डेवलपमेंट एजेंसीज जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं सपोर्ट करने में इस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है एसएमईज़ की, और ये एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं रेंज ऑफ असिस्टेंट जिसके अंदर शामिल है ट्रेनिंग प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स जिनका एम है फॉस्टर करना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और कैपेबिलिटीज़। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सपोर्ट प्रोग्राम जो है एसएमईज़ के लिए इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए, और इसके अलावा फ्रेमवर्क लेजिस्लेशंस हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि स्पेसिफिकली एड्रेस करती हैं जो नीड्स और चैलेंजेस हैं एसएमईज़ की। सो चैलेंजेस जो कि फेस करते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इन एक्सेसिंग सपोर्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एसेंशियल इनपुट्स, जैसे कि फाइनेंस, रॉ मटेरियल अप्रूवल कंट्रीब्यूट करता है एक बायस जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर जो कि फेवर करता है लार्जर यूनिट्स को। एसएमईज़ जो है वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं हासिल करने में नेसेसरी रिसोर्सेज और असिस्टेंट जो उनको ज़रूरत होती है उनके ऑपरेशंस और ग्रोथ के लिए। एसएमईज़ जो है वो फेस करते हैं इनहेरेंट चैलेंजेस जब वो डील करते हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ उनके स्मॉल साइज़ की वजह से, और नतीजा क्या होता है कि जो नेसेसिटी है स्पेशल इंटरवेंशन के लिए कि सपोर्ट किया जाए एसएमईज़ को, वो रिकग्नाइज़ किया जा चुका है इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री में भी। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पब्लिक पॉलिसी जो है वो अक्सर एक्नॉलेज करती है जो सिग्निफिकेंस है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर की, और शामिल एंड इंक्लूड्स मेजर्स के प्रमोट किया जाए एस्टेब्लिशमेंट और इनकरेज किया जाए जो ग्रोथ है इन बिजनेसेस की। गवर्नमेंट जो है वो रिकग्नाइज करती है इंपॉर्टेंस एसएमईज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज़ के सपोर्ट करें इनकी क्रिएशन और एक्सपेंशन। सो कॉमनली सीन असिस्टेंस प्रोग्राम। कुछ असिस्टेंस प्रोग्राम कॉमनली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं सपोर्ट करने के लिए स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिसमें शामिल है इस्टेब्लिशमेंट जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्री बोर्ड्स या फिर स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन।
असिस्टेंस प्रोग्राम जो है एसएमईज़ के लिए अक्सर जो है वो इंक्लूड करते हैं प्रोविज़न जो है फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्टेट और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और ये फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश होती हैं प्रोवाइड करने के लिए एसएमईज़ को एसेंशियल रिसोर्सेज और शेयर्ड एमिनिटीज़ के सपोर्ट करें उनके ऑपरेशंस और इन्हेंस करें उनकी एफिशिएंसी। इनिशिएटिव जो है फाइनेंस की फील्ड के अंदर, जैसे कि क्रिएशन जो है स्मॉल इंडस्ट्री फाइनेंस प्रोग्राम की, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स और प्रेफरेंशियल फाइनेंसिंग रेटिंग, एम होता है इम्प्रूव करना एक्सेस जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक एसएमईज़ के लिए। और ये प्रोग्राम जो है वो हेल्प करते हैं एड्रेस करने में जो चैलेंजेस हैं लिमिटेड एक्सेस के कैपिटल तक, प्रोवाइड करते हुए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ऑप्शंस और रिस्क मिटिगेशन मेजर। और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो प्ले करते हैं वाइटल रोल नर्चरिंग में और डेवलपिंग के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और नॉलेज इंडिविजुअल्स के दरमियान जो इंटरेस्टेड हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। और ये प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, मेंटरिंग और गाइडेंस जो है गाइडेंस टू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, और उनको इक्विप करें जो नेसेसरी टूल हैं सक्सेस के लिए उनके वेंचर्स में। बहुत से कंट्रीज़ में एसएमई प्रमोशन प्रोग्राम जो है वो अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं जो मार्केटिंग डायमेंशन है, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल मार्केट्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जबकि एसएमई सेक्टर के लिए कि वो ग्रो करे एसेंशियल होता है कि प्रोवाइड की जाए असिस्टेंस इन एंटरिंग एग्जिस्टिंग मार्केट, या फिर क्रिएट किया जाए नई को। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल एसएमई या फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन सेक्टर का जो है वो पोटेंशियल होता है कि क्रिएट करे न्यू मार्केट। सो नाउ दी फेवरेबल क्लाइमेट। एक फेवरेबल क्लाइमेट जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बिजनेसेस की इंक्लूडिंग एसएमईज वो डिपेंडेंट है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, जिसके अंदर शामिल है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन, लो इन्फ्लेशन, मैनेजेबल इंटरेस्ट रेट, फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं एक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट। और इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात की जाए तो जैसे कि ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, ट्रेड एग्रीमेंट्स, एक्सेस होना इंटरनेशनल मार्केट तक, ये भी प्ले करते हैं रोल क्रिएट करने में अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस के लिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि सपोर्ट करें एंटरप्रेन्योरशिप को, प्रोवाइड करें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और स्ट्रीमलाइन करना रेगुलेशन और इनकरेज करना इनोवेशन, ये क्रूशल होती हैं फॉस्टर करने में एक फेवरेबल क्लाइमेट बिजनेस ग्रोथ के लिए। नाउ द लेवल्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम एसएमईज इन डेवलपिंग कंट्रीज। एसएमईज प्रोडक्ट जो है वो रीच एक्सपोर्ट मार्केट थ्रू 3 मेन चैनल, सो 3 मेन चैनल के ज़रिए। पहला है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एसएमई जो है वो डायरेक्टली सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक बगैर किसी इंटरमीडियरीज के ज़रिए। और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, सो एसएमई जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं एजेंसीज़ को जो एज अ मिडिल मैन के तौर पर, जैसे कि मर्चेंट एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग हाउसेस, ताकि फैसिलिटेट करें एक्सपोर्ट प्रोसेसेस। और SME produced component और सब assemblies आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एक्सपोर्ट बाय लार्ज मैन्युफैक्चरर। इस केस के अंदर SMEs कोलैबोरेट करते हैं लार्ज कंपनीज के साथ जो कि इनकॉर्पोरेट करती हैं उनकी प्रोडक्ट्स को एज अ पार्ट ऑफ देयर फाइनल एक्सपोर्ट गुड्स। नाउ द वर्कशॉप कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। सो एक बहुत ही छोटी परसेंटेज जो है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग SMEs इंगेज होते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड में। और इंडिया में एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें सो एस्टिमेट किया गया है कि नॉट मोर देन 5% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड स्मॉल यूनिट्स पार्टिसिपेट इन एक्सपोर्ट ट्रेड रेगुलरली और स्पैरोडिकली आइथर, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। और ये इंडिकेट करता है कि मेजॉरिटी जो है एसएमईज की प्राइमरीली तौर पे उनका फोकस डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर होता है
और उनकी लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में। और पाकिस्तान के अंदर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर 30% ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट, जो कि रिपोर्ट दी वर्ल्ड बैंक स्टडीज़ ने जो कि की गई 1982 में। सो इम्पॉर्टेंट है कि नोट किया जाए कि इस फिगर के अंदर शामिल नहीं है जो कंट्रीब्यूशन है मीडियम स्केल यूनिट्स का। सिमिलरली थाईलैंड में और श्रीलंका के अंदर स्मॉल लोकली ऑन ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर जो है वो मेकअप अप्रॉक्सीमेटली 35% ऑफ टोटल नेशनल एक्सपोर्ट। और ये हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट रोल जो कि प्ले करते हैं स्मॉल बिजनेसेस इन कंट्रीज़ के इस एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, डेमोन्स्ट्रेट करता है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड में। सो इन इंडिया आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 5,26,035 रजिस्टर्ड स्मॉल यूनिट्स इन 1981, सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एक्सपोर्ट में, जबकि ऑर्गेनाइज स्मॉल स्केल यूनिट्स और जो कॉटेज इंडस्ट्री सेक्टर है अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ टोटल नेशनल एक्सपोर्ट। और जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है स्मॉल यूनिट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 39% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इन 1983, जबकि सिंगापुर में 73 से 81 के दरमियान स्मॉल फर्म्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया एक हायर एवरेज जो है एनुअल इंक्रीज का डायरेक्ट एक्सपोर्ट में एट 48.5% कंपेयर टू 25 लार्ज फर्म्स के लिए सेम पीरियड के दरमियान। और ये फिगर्स हाईलाइट करती हैं सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है स्मॉल बिजनेसेस का एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर इन कंट्रीज़ में। रिलेशनशिप बिटवीन SMEs एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, लेक्चर नंबर 38। इसके बावजूद कि SMEs जो है वो इन्जॉय करते हैं कुछ एडवांटेजेस फ्लेक्सिबिलिटी के सर्टेन सिचुएशन में, लेकिन जनरली फेस करते हैं ऑपरेशनल चैलेंजेस उनके स्मॉल साइज़ की वजह से, पार्टिकुलरली जब बात की जाए एक्सपोर्ट्स की। इवन के SMEs जो कि थ्राइव कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर, वो फेस करते हैं चैलेंजेस जब वो अपग्रेड करते हैं अपनी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स के लिए। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय SMEs इन डेवलपिंग कंट्रीज़, पहला है स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल। SMEs जो है वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं, लिमिटेड एक्सेस होता है उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक, तो इसलिए स्केर्सिटी होती है कैपिटल की। उसके बाद लिमिटेड एंड अनइक्वल एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मार्केट। SMEs जो है वो फाइंड करते हैं डिफ़िकल्ट के सिक्योर करें लोन्स बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद रेगुलर एक्सेस टू डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड इंपोर्ट्स कपल्ड विद हायर कॉस्ट। SMEs जो है वो फेस करते हैं चैलेंजेस प्रोकर करने में नेसेसरी इंपोर्ट्स उनके ऑपरेशंस के लिए, दोनों डोमेस्टिकली भी और थ्रू इंपोर्ट्स। और उसके बाद है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़ और टेलीकम्युनिकेशन, ये रोक सकता है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी SMEs की। और उसके बाद है वीक मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल्स। SMEs जो है वो लैक करते हैं नेसेसरी मैनेजरियल और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो कि ज़रूरी होती है इफेक्टिवली रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए उनके बिजनेसेस। डिस्पाइट के फेस करते हैं सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत से SMEs जो है वो मैनेज करते हैं कि ओवरकम करें इन रुकावटों को और इस्टेब्लिश करें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उनकी डोमेस्टिक मार्केट में। SMEs जो है वो एनकाउंटर करते हैं बहुत से चैलेंजेस जो कि रोक सकते हैं उनकी एंट्री जो है एक्सपोर्ट मार्केट में। पहला है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पॉसिबल एक्सपोर्ट मार्केट्स। SMEs जो है वो स्ट्रगल करते हैं एक्सेस होने में, जो एक्सेस है एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन का पोटेंशियल एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट मार्केट्स के हवाले से। और उसके बाद एब्सेंस ऑफ गाइडेंस ऑन एक्सपोर्ट रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स। SMEs जो है वो फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स जो कि इन्वॉल्व हैं एक्सपोर्टिंग गुड्स या सर्विसेज में। उसके बाद है इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ असिस्टेंस फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अपग्रेडिंग फॉर एक्सपोर्ट। SMEs जो है वो लैक करते हैं अवेयरनेस जो है अवेलेबल रिसोर्सेज की और असिस्टेंट प्रोग्राम की, जो कि सपोर्ट कर सकता है उनको डेवलप करने में या अपग्रेड करने में उनकी जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के लिए।
उसके बाद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी फैसिलिटीज़ एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट। एसएमईज जो है वो लैक करते हैं अवेयरनेस और जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबिलिटी की, एक्सपोर्ट क्रेडिट की और जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है, और इसी के साथ साथ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और जो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होती है एक्सपोर्टिंग गुड्स या सर्विसेज के लिए। उसके बाद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल लाइक मर्चेंट एक्सपोर्ट हाउसेस। एसएमईज जो है वो अनअवेयर भी हो सकते हैं जो एग्जिस्टेंस है और फंक्शनिंग है इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स की, जैसे कि मर्चेंट एक्सपोर्ट हाउसेस। और उसके बाद है फिर एब्सेंस ऑफ गाइडेंस ऑन बेसिक मैनेजमेंट इश्यूज रिलेवेंट टू एक्सपोर्टिंग फर्म्स। एसएमईज जो है वो लैक करते हैं गाइडेंस और जो सपोर्ट है फंडामेंटल मैनेजमेंट इश्यूज की, जो कि क्रूशल होते हैं एक्सपोर्टिंग फर्म्स के लिए। और उसके बाद एब्सेंस ऑफ क्लियर स्टेप्स दैट नीडेड टू एंटर द एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपोर्ट फील्ड। एसएमईज जो है वो फेस करते हैं चैलेंजेस अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो स्पेसिफिक स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं एंटर होने के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में। So SMEs are often uninterested and unprepared to enter export field owing to lack of market information. So कमी होती है मार्केट इन्फॉर्मेशन की, लैक ऑफ इंसेंटिव्स की कमी होती है, लैक ऑफ क्रेडिट की, लैक ऑफ स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है कि इफेक्टिवली हैंडल करे एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। और डिफ़िकल्टीज़ इन ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, मुश्किल आती है एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल करने में, और एक्सपोर्ट गारंटीज़ और फॉरेन एक्सचेंजेस। सो एसएमईज जो है वो चैलेंज फेस करते हैं जब वो हासिल करते हैं नेसेसरी लाइसेंस और परमिट्स जो कि रिक्वायर्ड है एक्सपोर्टिंग के लिए। सो एसएमईज इन डेवलपिंग कंट्रीज़, सो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एसएमईज जो है आर स्टार्टिंग टू रिसीव मोर अटेंशन एंड सपोर्ट, यानी कि उनको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है और सपोर्ट मिल रही है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से, जबकि लिमिटेड फोकस है प्रोवाइड करने के ऊपर स्पेसिफिक असिस्टेंस के हेल्प की जाए एसएमईज को कि वो इंपोर्ट करें उनकी एक्सपोर्ट्स यानी कि। सो डेवलपिंग द एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ ऑफ एसएमईज, डेवलप करना एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ एसएमईज की चैलेंजिंग है क्योंकि उनकी यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स की वजह से और रिक्वायरमेंट्स की वजह से, जबकि एक कॉमन अजम्पशन है कि जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेस एडिकेटली मीट करते हैं जो नीड है एसएमईज की, डिस्पाइट के ये सोर्सेस टिपिकली जो है बीइंग गियर्ड टूवर्ड लार्जर फर्म्स। ये अजम्पशन ओवरलुक करता है स्पेसिफिक चैलेंजेस जो कि फेस करते हैं एसएमईज और सपोर्ट जो कि वो रिक्वायर करते हैं ताकि एक्सपेंड कर सकें वो एक्सपोर्ट मार्केट में। सो द आर्ग्यूमेंट इज दैट डेवलपिंग एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ इन स्मॉल फर्म, डेवलप करना एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ स्मॉल फर्म के अंदर एक इंटीग्रल पार्ट है उनके ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट का। एक्सपोर्टिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक मीन कि इन्हेंस किया जाए फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ such as management, control, financing, costing and pricing, design and marketing management. So general support structure, so support structure जो है SME डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि कनेक्टेड हो एक्सपोर्ट सपोर्ट के साथ, recognizing the distinct goals of both। और ये सपोर्ट ये स्ट्रक्चर जो डेमोन्स्ट्रेट करता है रिलेशनशिप ओवरऑल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान एसएमईज के लिए और जो स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया फैसिलिटेट करने के लिए एक्सपोर्ट। जनरल सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है एसएमई डेवलपमेंट के लिए फोकस करता है इन्हेंस करने के ऊपर कैपेबिलिटीज़ जो है एसएमईज की कि इंश्योर करें उनकी सर्वाइवल और ग्रोथ, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि स्ट्रेंथन किया जाए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ एसएमईज की, एनेबल किया जाए उनको कि थ्राइव करें मार्केट में। और
लैक ऑफ क्लोज लिंकेज है जनरल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान एसएमईज के लिए और जो एक्सपोर्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिस्पाइट द एविडेंट क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ जो कि रिक्वायर्ड है एक्सपोर्ट के लिए, कैजुअल ऑब्जर्वेशन रिवील करती है कि ये दो सपोर्ट सिस्टम जो है अक्सर ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली और एंड डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सो स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम एसएमईज। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है वो पोज करते हैं सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और एसएमईज बहुत से फैक्टर्स की वजह से। लिमिटेड रिसोर्सेज जिसके अंदर शामिल है फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल, रिस्ट्रिक्ट देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मार्केट रिसर्च और प्रोमोशनल एक्टिविटीज़, और एक्सेस जो है एक्यूरेट मार्केट इंफॉर्मेशन तक जो है वो लैक कर रहा है जो कि रोकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग फॉरेन मार्केट की। सो फर्स्ट, प्रोडक्ट्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज से ऑलरेडी वेल नोन होती है इंटरनेशनल मार्केट में, रिड्यूस करती है लाइकलीहुड जो है रेगुलरली डिस्कवरिंग की न्यू प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज़ की। और सेकेंडली, डिस्पैरिटी इन मार्केटिंग नॉलेज। इंटरनेशनल मार्केटिंग टेक्निक्स जो है वो वाइडली डिससेमिनेटेड हैं ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लेकिन एक जो है वो कमी है इक्वल अवेयरनेस की और इम्प्लीमेंटेशन इंटीरियर रीजन्स के अंदर इन कंट्रीज़ की। और थर्डली, जो कंपटीशन का इजाफा होना है डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान, ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो एंटर हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो जो रास्ता है एक्सेस करने का दूसरे कंट्रीज़ के लिए वो ज़्यादा चैलेंजिंग बनता जा रहा है। और फाइनली, डिक्रीजिंग ओपननेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। सो ग्रोइंग ट्रेंड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, एक ग्रोइंग ट्रेंड है कि वो बन रही हैं लेस रिसेप्टिव जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज से। बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि टैरिफ्स और ट्रेड रेगुलेशन जो है वो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं कि ये प्रोडक्ट एंटर हो सकें और कॉम्पीट कर सकें ग्लोबल मार्केट में। सो कॉमन डिफ़िकल्टीज़ एट वेरियस लेवल। तो पहला है एट नेशनल लेवल। इन केसेस के अंदर जहाँ पर वे आर सपोर्टिंग एसएमईज इज अ स्टेटिव ऑब्जेक्टिव, there is often a lack of concrete measures और mechanism के follow thorough on that object. Institutional infrastructure supporting SMEs is often not well coordinating और उससे जो है क्या होता है leading to suboptimal support or services from trade service institution. कंडीशंस जो है वो अक्सर अनफेवरेबल होती हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और एक्सपेंशन के लिए भी मार्केटिंग चैनल्स की कि फैसिलिटेट करे वो एक्सपोर्ट जो है एसएमईज की, जैसे कि मर्चेंट एक्सपोर्ट हाउसेस, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कंपनीज, जॉइंट मार्केटिंग अरेंजमेंट और एक्सपोर्ट कंसोर्टिया। सो दूसरा ये कि एट द लेवल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशन। सो अक्सर जो है वो एक कमी है, देखा जाता है कि देयर इज़ ऑफन अ लैक ऑफ एम्फसाइज ऑन एड्रेसिंग दी स्पेसिफिक कंसर्न एंड चैलेंजेस जो कि फेस करते हैं एसएमईज उनके इन देयर एक्सपोर्ट एंडेवर। बहुत से सर्विस इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है क्लियर प्रोग्राम्स या ऑब्जेक्टिव जिनका एम है असिस्ट करना एसएमईज उनकी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट में। और इसी के साथ साथ जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है इन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान और एसएमईज जो है आर फ्रीक्वेंटली इनएडिक्वेट, हिंडरिंग इफेक्टिव सपोर्ट एंड गाइडेंस। और ये यूनिक फीचर्स और डिफ़िकल्टीज़ जो कि एक्सपीरियंस करते हैं एसएमईज एक्सपोर्ट प्रोसेस के अंदर अक्सर जो है वो आर ऑफन नॉट फुली अप्रिशिएटेड और उससे इनसफिशेंट अटेंशन होती है
एंड टेलर्ड असिस्टेंस फ्रॉम रिलेवेंट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद है एट द लेवल ऑफ एंटरप्राइज। बहुत से इंस्टीट्यूशंस में एसएमईज जो है वो फेस करते हैं स्पेसिफिक चैलेंज, और उससे नतीजा ये होता है लिमिटेड और ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सेस होता है फैक्टर मार्केट तक। सो एसएमईज जो है वो कॉमनली फेस करते हैं चैलेंजेस एक्सेस तक इंफॉर्मेशन के और गाइडेंस के एक्सपोर्ट मार्केट के हवाले से, और वो जो है मुश्किल बनाता है उनको कि वो इंगेज हों डायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग के अंदर। और बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपोर्ट सर्विस एजेंसी प्राइमरीली तौर पे इंटरेक्ट होते हैं वो एक्सपोर्टिंग एसएमईज के साथ, जबकि मेजॉरिटी जो है एसएमईज की टिपिकली कनेक्टेड है नेशनल लेवल एसएमई डेवलपमेंट एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ने जो है वो सेटअप किया एक नेटवर्क जो इंस्टीट्यूशन का स्पेसिफिकली तौर पे फोकस करता है वो एसएमईज के ऊपर, मेंटेन करता है क्लोज कम्युनिकेशन उनके दरमियान, जबकि एक रिक्वायरमेंट है कि प्रोवाइड किया जाए एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम न्यू ग्रुप को एसएमईज के रीजन के अंदर जो कि करंटली इंगेज नहीं है एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में। सो आखिर में है कंक्लूजन इस लेसन की। सो क्रिएट करना अवेयरनेस एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में एसएमईज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान और जो एंटरप्राइज है खुद, वो क्रूशल है, और ये अकम्प्लिश करने के लिए एसेंशियल है कि इन्हेंस किया जाए कैपेसिटीज़ जो है एसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की डिलीवर करने में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सर्विसेज। लेक्चर नंबर 39 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन है ये जिसको इस्टेब्लिश किया गया जनवरी 1 1995 में, और इसका एम था कि ओवरसी करना और प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, और इसको फॉर्म किया गया मराकेश एग्रीमेंट के ज़रिए, और इसने रिप्लेस किया गेट को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो कि स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर। सो डब्ल्यूटीओ के बारे में ये तो आपको बता दिया गया, इसको फॉर्म किया गया जनवरी 1 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है सेंटर विलियम रेपार्ट जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और इसके जो मेंबरशिप है वो 157 मेंबर स्टेट्स हैं। सो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलेट करती है ट्रेड उसके मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान, फैसिलिटेट करती है नेगोशिएशन और फॉर्मलाइजेशन जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स की। और जो मेन प्रिंसिपल्स हैं डब्ल्यूटीओ के, उसमें पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मेंबर्स को ट्रीट किया जाएगा इक्वली बराबर, और अवॉइड किया जाएगा फेवरेटिज्म। अगर बात की जाए मार्केट एक्सेस की और टैरिफ रिडक्शन की तो उसमें फेवरेटिज्म नहीं होगी। और नेशनल ट्रीटमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी ट्रीटेड द सेम एज डोमेस्टिक वंस। और स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रेड पैटर्न्स को रिलायबल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि इंस्पायर करें कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स में और बिजनेसेस में। सो डब्ल्यूटीओ जो है वो प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनकरेज करते हुए रिफॉर्म लेस डेवलप और ट्रांजिशनिंग इकोनॉमीज़ में, और बहुत से जो इश्यूज़ हैं डब्ल्यूटीओ के एड्रेस करते हैं स्टेम फ्रॉम प्रीवियस ट्रेड नेगोशिएशन, particularly the Uruguay round that took place from 1986 to 1994. So WTO agreements के silent features में पहला है ट्रेड इन सर्विस। ट्रेड इन सर्विस को गवर्न करता है GATS, और इसके अंदर जो है वो 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर शामिल है बेसिक ऑब्लिगेशन जो कि अप्लाई की जाती है तमाम मेंबर्स को। सेकंड पार्ट के अंदर है कमिटमेंट्स जो कि आउटलाइन है नेशन स्केड्यूल में, और थर्ड पार्ट कवर करता है नेक्सस जो कि एड्रेस करता है स्पेसिफिक सिचुएशन इंडिविजुअल सर्विस सेक्टर्स में। सो एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये जो है आउटलाइन करता है एक प्लान कि फेस आउट किया जाए मल्टी फाइबर एग्रीमेंट
और इंटीग्रेट किया जाए टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेक्टर को WTO के अंदर। और उसके बाद है एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज़ एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। ये जो है इस्टेब्लिश करता है रूल्स सब्सिडीज़ के हवाले से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ टू काउंटरैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज़। और सब्सिडीज़ को जो है वो कैटेगराइज किए गए 3 टाइप्स के अंदर, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़, एक्शनेबल सब्सिडीज़ और नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज़। उसके बाद है एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग। ये जो है ग्रांट करता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को अथॉरिटी के इम्पोज करें एंटी डंपिंग मेजर्स, जो कि एक्शन होते हैं लिए जाते हैं इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड के अगेंस्ट एट एन एक्सपोर्ट प्राइस, जो कि लोअर होता है नॉर्मल वैल्यू से। उसके बाद है एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड्स। ये जो है ऑफर करता है रेमेडीज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो कि अफेक्टेड होते हैं फेयरली ट्रेड इंपोर्ट से। और ये परमिट करता है यूज़ जो है टेम्परेरी प्रोटेक्टिव मेजर्स का, ताकि एड्रेस किया जाए सिचुएशन को और इस्टेब्लिश भी किए जाए रूल ताकि प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए मिसयूज़ या एक्सेसिव यूज़ उन मेजर्स का। उसके बाद है ट्रिम्स एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट आइडेंटिफाई करता है और प्रोहिबिट करता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, जो कि अगेंस्ट होता है प्रोविज़न के गेट के। और ट्रिम्स में शामिल है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स जैसे कि सब्सिडीज़, ग्रांट्स, टैक्स रिलीफ्स और टैरिफ प्रोटेक्शन, और इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जैसे कि लोकल कंटेंट, ट्रेड बैलेंसिंग और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। उसके बाद है दी एग्रीमेंट ऑन कस्टम वैल्यूएशन। इसका एम होता है कि लेकर आना कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी कस्टम वैल्यूएशन रूल्स तक और प्रोसीजर्स। और ये इस्टेब्लिश करता है एक फेयर, यूनिफॉर्म और न्यूट्रल सिस्टम डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू जो है गुड्स की कस्टम पर्पसेस के लिए, रोकता है यूज़ आर्बिट्रेरी या फिर फिक्टियस वैल्यूज़ की। उसके बाद है द TBT एंड SPS एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट्स एक्नॉलेज करते हैं अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट की कि इम्प्लीमेंट करें टेक्निकल रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड और मेजर्स हेल्थ और सेफ्टी पर्पसेस के लिए। उसके बाद है एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। एग्रीमेंट जो है ट्रिप्स के ऊपर इंश्योर करता है सफिशिएंट प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, इंक्लूडिंग कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और लेआउट जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। उसके बाद है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये जो है सेट करता है गाइडलाइंस गवर्नमेंट के लिए लॉस के हवाले से और जो रेगुलेशन है उनके हवाले से कंसर्निंग सर्विसेज। और उसके बाद है द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म। ये क्रूशल कंपोनेंट है मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम का और इनकरेज करता है मेंबर्स को कि रिजॉल्व करें डिस्प्यूट कंसल्टेशंस के ज़रिए, लेकिन प्रोवाइड भी करता है एक लीगल फ्रेमवर्क रिजॉल्व करने के लिए मैटर्स जब कंसेंसस जो है वो रीच ना कर सके पार्टीज़ के दरमियान, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके दरमियान। उसके बाद है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ये प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ के अंदर थ्रू कंडक्टिंग मिड टर्म रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़। और ये रिव्यूज़ जो होते हैं इनका एम होता है प्रोवाइड करना है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग जो है ट्रेड पॉलिसीज़ की जिनको इम्प्लीमेंट करते हैं मेंबर कंट्रीज़। लेक्चर नंबर 40 WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस जो है हाईएस्ट अथॉरिटी WTO की, ये मीट करती है एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर्स, प्रोवाइड करने के लिए पॉलिटिकल गाइडेंस, एनहांस करना क्रेडिबिलिटी WTO के रूल्स की और डिसीशंस करना बहुत से मैटर्स के ऊपर जो कि रिलेट करते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स से। सो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1996 के अंदर फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है हुई सिंगापुर में। डिक्लेयर किया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टैरिफ फ्री होगी 2000 तक। और उसके बाद सेकंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई जेनेवा में, फोकस था इम्प्लीमेंटेशन इशू। और उसके बाद है थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई सीटल के अंदर और एक्सपीरियंस की गई डिसरप्शन
क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और ये किया एंटी ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने, और उसका नतीजा ये निकला कि कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रोसीड ना हो सकी जैसे कि प्लान किया गया था, और फॉलो ना कर सकी अपना प्रपोज्ड एजेंडा। फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई दोहा के अंदर 2001 में, और एग्री किया गया कि इनिशिएट किया जाए न्यू राउंड नेगोशिएशन का, जो कि जाना जाता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के तौर पर। फिफ्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई कैनकम मैक्सिको में 10 से 14 सितंबर तक 2003 में, और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि असेस किया जाए कि जो प्रोग्रेस हुई नेगोशिएशन में और दूसरे वर्क जो कि रिलेटेड हैं दोहा डेवलपमेंट एजेंडा से। और सिक्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये हुई हांगकांग चाइना में 13 से 18 दिसंबर 2005 तक। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो सर्व करती है एज अ हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है WTO की, कन्वीनिंग एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर्स, प्रोवाइड की जाए गाइडेंस और डायरेक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। दोहा राउंड जो है नेगोशिएशंस का एनकम्पेस करता है इंपॉर्टेंट इश्यूज, जिसके अंदर शामिल है प्रोडक्शन सब्सिडीज़ जो है एग्रीकल्चर में, ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और जोग्राफिकल इंडिकेटर, एक्सेस टू जेनरिक मेडिसन ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस और रिक्वेस्ट और ऑफर्स जो है सर्विस सेक्टर के अंदर, और एंटी डंपिंग एग्रीमेंट रिवीजन और डिस्प्यूट सेटलमेंट नेगोशिएशन, मार्केट एक्सेस जो है नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, और स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। सो पाकिस्तान एंड WTO। पाकिस्तान और WTO को अगर हम देखें तो पाकिस्तान एज आ फाउंडिंग मेंबर जो है गैट का और एक मेंबर जो WTO का एक्सेप्ट कर चुका है तमाम एग्रीमेंट यूरोगाय राउंड के, और करंटली जो वर्क कर रहा है उनको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर, और इसमें शामिल है अडॉप्ट करना डोमेस्टिक लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन के अलाइन करे WTO के रूल के साथ। सो पाकिस्तान ने जो है वो कमिटमेंट की टू बाइंड 33% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन with around 81% जो है एग्रीकल्चर इम्पोर्ट टैरिफ बाउंड एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ 100%, और टैरिफ्स जो है सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे कि टी, वीट, मेज, शुगर जो है आर बाउंड एट अ हायर रेट ऑफ 150%, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ जो है वो बाउंड है 25% के ऊपर विद मोस्ट सेट एट अ सीलिंग रेट ऑफ 40 to 50%। और टैरिफ रिडक्शन जो है इन प्रोडक्ट्स के लिए इस्टेब्लिश हुआ था टू अकर इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1995। नाउ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस यानी कि गैट्स, पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व रह चुका है गैट्स के अंदर, गैट्स नेगोशिएशन में, लेकिन कर नहीं सका सिग्निफिकेंट कमिटमेंट। So Pakistan schedule of specific commitment consists of both sector specific commitment भी और horizontal commitment भी। sector specific को अगर हम देखें तो sector specific commitment encompass करती है 47 specific activities बहुत से sectors में, जिसमें शामिल है business, communication, construction और engineering, health, financial और tourism और travel services। So GATT जो है agreement recognize करता है 12 main sector फॉर पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस के लिए आर एस फॉलो। सो इसमें है कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग और हेल्थ। इसके अलावा टूरिज़्म और ट्रैवल, डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रिक्रिएशन और कल्चर, स्पोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट और अदर्स। हॉरिजॉन्टल कमिटमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हॉरिजॉन्टल कमिटमेंट जो कि एप्लीकेबल है अक्रॉस ऑल सेक्टर pertains to commercial presence, और जो presence है natural persons की, और in terms of commercial presence foreign equity जो है वो limited है to a maximum of 51% unless specified differently एक particular sector के लिए या सब sector। लेक्चर नंबर 41 ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। सो पाकिस्तान जो है एज अ मेंबर ऑफ WTO उसकी ऑब्लिगेशन है कि कंप्लाई करे जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके साथ, जबकि
ये कंट्री जो है वो कंटिन्यूअली स्ट्रगल कर रहा है जो हाई लेवल ऑफ कॉपीराइट हैं उसके साथ। पाकिस्तान के अंदर 5 लॉज या अमेंडमेंट्स जो है वो प्रोमलगेटेड हुए हैं ताकि प्रोवाइड किया जाए IPO अंडर WTO स्टैंडर्ड्स, और उसके अंदर है पेटेंट ऑर्डिनेंस 2002, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001, कॉपीराइट्स अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2000, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000, रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑर्डिनेंस 2000। जनरल एनफोर्समेंट ऑब्लिगेशन अंडर ट्रिप्स। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR लेजिस्लेशन एडहेयर करती है स्टैंडर्ड्स को जिसको सेट किया ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट ने, इनके ट्रिप एग्रीमेंट ने, और इसमें शामिल है प्रोविज़न दोनों के लिए, क्रिमिनल और सिविल रेमेडीज़ के लिए, और इसी के साथ साथ जो ब्रॉडर मेजर्स हैं ताकि इन्फोर्स किया जाए IPRs को। पाकिस्तान के अंदर ड्यू प्रोसेस राइट जैसे कि टाइमली सर्विस जो है नोटिस की, और राइट जो है टू बी हर्ड, और जो प्रोडक्शन है जो एंड द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, ये जो है अवेलेबल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स केसेस के अंदर, सिमिलरली टू एनी अदर लीगल एक्शन। एनफोर्समेंट ऑफ IPRS, जो एनफोर्समेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की पाकिस्तान के अंदर, ये वीक एरिया है जो ना सिर्फ एक्सपोज करता है हमें क्रिटिसिज्म के लिए, बल्कि पोटेंशियल ट्रेड रिटेलिटरी मेजर फ्रॉम आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स। अवॉइड करने के लिए पॉसिबल ट्रेड सैंक्शन क्रूशल है हमारी मैन्युफैक्चरर के लिए कि वो एक्सरसाइज करें एक्सट्रीम कॉशन IPR इन्फ्रिंजमेंट के हवाले से। WTO एंड पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन्हेंस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट लैंडस्केप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो दी है अप्रूवल क्रिएशन की कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि कहलाती है पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द इंटरनेशनल ट्रीटीज़, पाकिस्तान जो है वो एक मेंबर है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का, कन्वेंशंस के दरमियान जिनको इस्टेब्लिश किया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन ने। पाकिस्तान व्यू पॉइंट, ट्रिप एग्रीमेंट जो है इसका एम है कि अचीव किया जाए एक बैलेंस जो है प्राइवेट राइट्स के दरमियान और पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के दरमियान। ज़रूरत होती है कि अलाइन किया जाए जो ट्रिप एग्रीमेंट है कन्वेंशन के साथ ऑन बायोडाइवर्सिटी, और एक प्रोविज़न जो है वो इंक्लूड होना चाहिए ताकि ग्रांट किया जाए पेटेंट्स जो कि कंसिस्टेंट हो कन्वेंशन के साथ। नाउ द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इनके ट्रिम्स एग्रीमेंट के अंडर जो मेंबर्स हैं WTO के, उन्होंने की जो है कमिटमेंट के रिफ्रेन फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर जो कि इनकंसिस्टेंट है नेशनल ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ, और जो प्रोहिबिशन है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन की अंडर GATT 1994। पाकिस्तान ने जो है वो की एक कमिटमेंट के ग्रेजुअली एलिमिनेट किया जाए डिलीशन प्रोग्राम बहुत से सेक्टर्स के लिए, जिसके अंदर शामिल है ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग आइटम्स। नाउ द टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, जो एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो है पाकिस्तान का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वन ऑफ द पाकिस्तान मेन ऑब्जेक्टिव जो है ड्यूरिंग यूरोगाई राउंड ऑफ नेगोशिएशन, वो ना सिर्फ ये था कि एलिमिनेट करना मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, बल्कि फुली इंटीग्रेट करना उसका टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेक्टर जो है GATT के अंदर। नाउ द टेक्सटाइल मॉनिटरिंग बॉडी, टेक्सटाइल मॉनिटरिंग बॉडी ने जो है वो रूल किया पाकिस्तान के फेवर के अंदर, लेकिन US गवर्नमेंट ने जो है वो उसको अटेंशन नहीं दी, और रिस्पांस में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएट की प्रोसीडिंग डिस्प्यूट
सेटलमेंट बॉडी के साथ और रिसीव किया एक फेवरेबल डिसीशन, जबकि यूएस ने जो है वो फाइल की एक अपील डीएसबी के साथ रिव्यू के लिए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान ने रिसीव किया डिसीजन जो है वो फेवर में, लेकिन उस वक्त तक जो है वो डैमेज जो है वो ऑलरेडी हो चुका था। नाउ द लेक्चर नंबर 42, इसमें सबसे पहले है एंटी डंपिंग। इकोनॉमिक्स के अंदर जो टर्म डंपिंग है एनकम्पेस करती है ये प्रीडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस, लेकिन इसका जो करंट यूजेज है वो प्राइमरीली तौर पे एसोसिएट है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के साथ। स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डंपिंग को जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है एक्शन के तौर पे, ऐसा एक्शन जो कि मैन्युफैक्चरर लेता है जो कि एक कंट्री के अंदर होता है और वो एक्सपोर्ट करता है अपनी प्रोडक्ट दूसरे कंट्री तक अनरीजनेबली लो प्राइस के ऊपर, और वो क्रिएट करता है एक अनफेयर एडवांटेज लोकल कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी सेफगार्ड करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट से डिस्ट्रप्टिव प्रैक्टिस प्राइसिंग प्रैक्टिसेस जो है फॉरेन कंपनीज की तरफ से एक पेनल्टी चार्ज जो है वो कहलाता है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिसको इम्पोज किया जाता है इम्पोर्ट के ऊपर। सो इसको इम्पोज किया जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को इम्पोज किया जाता है इम्पोर्ट्स के ऊपर, और इसका पर्पस यही होता है कि काउंटरैक्ट किया जाए जो इफ़ेक्ट्स हैं डंपिंग के, उनका एक तरह से मुकाबला किया जाए जो डंपिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। सो अंडर गैट आर्टिकल 6 मेंबर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो इम्पोज करें एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ एज अ मीन के तौर पर एड्रेस करने के लिए, हल करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। सो पाकिस्तान एक्सपोर्ट पार्टिकुलरली तौर पर टेक्सटाइल में और क्लोथिंग सेक्टर में फेस किया है एंटी डंपिंग और सेफगार्ड मेजर्स जो कि इम्पोज किया कंट्रीज़ ने, जैसे कि जापान ने, यूरोपियन यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने। सो कंपेलिंग एविडेंस है जो कि इंडिकेट करता है कि जो इम्पोजिशन है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ की वेरियस सेक्टर्स सब सेक्टर के ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वो प्राइमरीली तौर पे मोटिवेट होता है प्रोटेक्ट करने से एम्प्लॉयमेंट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ की। सो ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेटेड हुए पाकिस्तान में उसमें एंटी डंपिंग लॉ है 2000 का, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ ऑर्डिनेंस है 2001 का, और सेफगार्ड ऑर्डिनेंस 2002। सो नेशनल टैरिफ कमीशन NTC supported by Central Board of Revenue has been entrusted with the responsibility of implementing anti-dumping ordinance in Pakistan. In line with the anti-dumping law, NTC ने जो है वो इम्पोज किया एक 27.33% एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो है टिन प्लेट्स ऑफ थिकनेस के ऊपर जो कि लेस देन 70.55 mm और विथ जो है 600 mm की या फिर ज़्यादा imported from South Africa, and this duty has been in effect for a duration of 54 years. सो 8 सालों में जब से पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है WTO को, पाकिस्तान ने यूटिलाइज़ किया है एंटी डंपिंग मेजर को सिर्फ 2 बार। सो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है एनकाउंटर कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ हायर करने में लॉ फर्म्स को कि प्रोवाइड करें एडवाइस और रिप्रेजेंटेशन जो है वो WTO रिलेटेड केसेस में, और एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस जो कि चार्ज करती हैं ये फर्म्स, उसकी रेंज है $200 से लेकर $600 पर आवर्स तक, और ये पोज करती है सिग्निफिकेंट बैरियर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो कि सीख कर रहे हैं लीगल रिलीफ। कस्टम वैल्यूशन सो यूटिलाइज़ करने के बाद अलॉटेड ग्रेस पीरियड 5 ईयर का फाइनेंस एक्ट 99/2000 लेकर आया एक अमेंडमेंट जो है सेक्शन 25 की
कस्टम एक्ट 1969 का। नाउ दी एग्रीकल्चर, एज पर यूरोगाई एग्रीमेंट, यूरोगाई राउंड एग्रीमेंट, एंटिसिपेशन जो है मार्केट फोर्स थी, वाज दैट मार्केट फोर्स वुड ड्राइव डोमेस्टिक प्राइसेस के अलाइन किया जाए वर्ल्ड प्राइसेस के साथ, कॉन्सिक्वेंटली एनकरेज किया जाए डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने रिड्यूस किया अपने टैरिफ 36% तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर, और 48% जो है नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे कि फ्लावर्स। जो इम्पैक्ट है एग्रीमेंट का राइस और वीट के ऊपर, उसके जो है वो मिक्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, जबकि जो रिडक्शन है सब्सिडीज़ की राइस के ऊपर और वीट के ऊपर जिसको मेंटेन किया डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, उससे जो है वो क्या होगा, इजाफा होगा मार्केट एक्सेस जो है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए। पाकिस्तान जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ जो कि कॉमनली अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, और ना वो फुली तौर पे ले रहा है एडवांटेज इनपुट सब्सिडीज़ का परमिटेड अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और ये एग्रीमेंट अलाउ करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो यूटिलाइज़ करें सब्सिडीज़, ताकि रिड्यूस किया जाए कॉस्ट जो कि एसोसिएट है एक्सपोर्ट करने के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जिसके अंदर शामिल है एक्सपेंसेस जो कि रिलेट करते हैं अपग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के साथ, और इसी के साथ साथ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन और फ्राइट। पाकिस्तान WTO रिप्रेजेंटेटिव के मुताबिक अगर जो है वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन होती है टैरिफ्स में और फार्म सब्सिडीज़, इससे जो है वो नतीजा होगा ग्रेटर मार्केट एक्सेस में पाकिस्तानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, और जो इंक्रीज एक्सेस होगा ग्लोबल मार्केट तक, उससे क्या होगा, बेटर प्राइस होंगे पाकिस्तानी कॉटन के लिए जो कि बेनिफिट देंगे कंट्री के फार्मर्स को। लेक्चर नंबर 43 इसमें सबसे पहले है WTO एग्रीमेंट्स ऑन TBT एंड SPS। कंप्लाई करने के लिए WTO एग्रीमेंट्स के साथ TBT और SPS के ऊपर पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट किए कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ताकि इन्हेंस किया जाए कैपेबिलिटीज़ जो है उसकी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग और जो कंप्लाइंस है। जो नंबर ऑफ ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर, उनमें इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि फिगर जो है वो अब एक्सीड कर चुकी है 3000, जबकि अगर बात की जाए ISO 14000 सर्टिफिकेशन की, तो पाकिस्तान का रैंक जो है वो 56 है आउट ऑफ 103 कंट्रीज़, और सिर्फ 10 फर्म्स ऐसी हैं जो कि होल्ड कर रही हैं ISO 14001 सर्टिफिकेशन। इसके मुकाबले में जो नाइबर कंट्री इंडिया है उसका रैंक 19 है इन टर्म्स ऑफ ISO 14001 सर्टिफाइड फर्म्स। एफॉर मेंशन सर्कमस्टेंसेस के रिस्पांस में पाकिस्तान नेशनल एक्सेडिटेशन काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश हुई 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, और 1999 में एज अ पार्ट ऑफ ADB असिस्टेड ट्रेड एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्री प्रोग्राम काउंसिल ने लॉन्च की एक्सेडिटेशन सर्विसेज ISO 9000 ISO 14000 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के लिए, और जो ISO 17025 लेबॉर्ट्री सर्टिफिकेशन है। पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट जो है ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जिसको प्रिपेयर किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने, हाईलाइट करती है कि TBT और SPS एग्रीमेंट्स पोज करते हैं दोनों अपॉर्चुनिटीज़ और कॉन्स्टेंट पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अब रोल ऑफ एक्सपोर्टर इन टैकलिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स। एक्सपोर्टर जो है वो एड्रेस कर सकते हैं सर्टेन नॉन टैरिफ बैरियर्स एक्टिवली एडहेयर करते हुए क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की, और ये अचीव करने के लिए एक्सपोर्टर को ज़रूरी होता है कि केयरफुली प्लान करें उनकी प्रोडक्शन और पैकेजिंग मेथड्स। क्रूशल होता है कि मेटिकुलसली चूज़ किया जाए मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के, इंश्योर किया जाए कि रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स जो है वो पोज नहीं करें कोई भी थ्रेट या रिस्क जो है ह्यूमन को, एनिमल को, प्लांट लाइफ को और हेल्थ को। एक्सपोर्टर को लाजमी इंगेज होना चाहिए थोरो रिसर्च और एनालिसिस में लॉज की और रेगुलेशन की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की कंसिडर करना उनका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है एक्सपोर्ट के ऊपर।
एक्सपोर्टर को इस्टेब्लिश करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन उनके काउंटर पार्ट्स के साथ, और इसी के साथ साथ जो रिलेवेंट एसोसिएशन है इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के अंदर एड्रेस करने के लिए जो चैलेंजेस एनकाउंटर किए गए, एक्सपोर्टर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो कि वो फेस करते हैं, और एंड आर्टिकुलेट द स्पेसिफिक सपोर्ट और एकमेंडेशन या फिर एकमेंडेशन रिक्वायर्ड। गिवन डैट सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है वो रेस कर सकती हैं डिस्प्यूट जो है WTO के अंदर। एक्सपोर्टर्स को एडवाइस किया जाता है कि एक्टिवली कोलैबोरेट करें उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के साथ और प्रोवाइड करें उनको कॉम्प्रिहेंसिव और वाइटल इंफॉर्मेशन उनके एसोसिएशन के ज़रिए। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड NTBS बाय डेवलप्ड कंट्रीज। सो उनकी एज अ पार्ट ऑफ देयर कमिटमेंट डेवलप कंट्रीज एग्री हुए कि रिड्यूस करें एवरेज टैरिफ जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर 6.2 से लेकर 3.8% तक, जो कि मार्क कर रहा है 40% रिडक्शन। जबकि ये जो इम्पैक्ट है, इन कट्स का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है, प्राइमरीली जो है वो ऑलरेडी लो टैरिफ की वजह से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर जो है इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के अंदर। टेक्सटाइल और क्लोथिंग प्रोडक्ट्स जो वो होल्ड करती है सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस जो है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है टू दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, रिप्रेजेंटिंग 57% ऑफ द टोटल। जबकि ये प्रोडक्ट्स रिसीव करती हैं बिलो एवरेज टैरिफ रिडक्शन जो है 22% का, इम्प्लाइंग के डेवलप कंट्री जो है वो सिर्फ रिड्यूस करेंगे टैरिफ्स 14.6% से 11.3% तक। सो कंसर्न है कि आफ्टर द कंप्लीट फेज आउट ऑफ कोटा रिस्ट्रिक्शन डेवलप कंट्रीज जो है वो में रिजोर्ट टू एम्प्लॉइंग नॉन टैरिफ बैरियर ताकि प्रोटेक्ट करें वो उनके इंटरेस्ट। लेक्चर नंबर 44 WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक एस्टैब्लिश रियलिटी है। पाकिस्तान जो है वो रिकग्नाइज करता है द नीड टू कन्फ्रंट द एमर्जिंग चैलेंजेस एंड सीज द अपॉर्चुनिटीज़ जिनको प्रेजेंट करती है ग्लोबलाइजेशन। और जैसे कि हाईलाइट किया है स्टेट बैंक के गवर्नर ने कि क्रूशल है कि फॉर्मुलेट किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी ताकि मैक्सिमाइज किया जाए बेनिफिट्स को ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के। So, foremost areas of concerns: textile sector, which accounts for 67% of Pakistan total export, expected है कि फेस करे वो इंटेंस कंपटीशन 2005 में मेजर सप्लायर्स से जैसे कि चाइना, हांगकांग, थाईलैंड और बांग्लादेश, और एफर्ट्स जो है वो की जा चुकी हैं अंडर दी टेक्सटाइल विजन 2005 ताकि एनहेंस किया जाए वैल्यू चेन जो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन की, ताकि बेहतर मुकाबला किया जाए पोस्ट कोटा एरा के साथ। पाकिस्तान जो है वो अर्जेंट नीड में है इस्टेब्लिश करने की एक रोबस्ट नेटवर्क एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी का, कि सेफगार्ड किया जाए उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अनफेयर कंपटीशन से जो कि फॉरेन एंटिटीज से है। सो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एनकाउंटर करते हैं चैलेंजेस एक्सेस होने में जो लीगल एक्सपर्टीज़ है, लॉस फॉर्म से के एड्रेस किया जाए WTO रिलेटेड मैटर, क्रिएट करना बैरियर ताकि हासिल किया जाए रिलीफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के ज़रिए। इंश्योर करने के लिए हमारा इस सर्वाइवल और कॉम्पिटिटिवनेस इम्पेरेटिव है पाकिस्तान के लिए कि एनहेंस किया जाए उसकी क्रेडिबिलिटी अडॉप्ट करते हुए इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, जबकि country still has a considerable journey ahead in obtaining certifications जैसे कि ISO 9000 और ISO 14000 और दूसरे जो रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस किया जाता है कि गैदर करे डेटा मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टैंडर्ड्स इन द कंट्रीज टारगेटेड फॉर एक्सपोर्ट। सो पाकिस्तान ने जो है वो कमेंडेबल प्रोग्रेस की इम्प्लीमेंट करने में लिबरलाइजेशन मेजर्स कम्युनिकेशन के अंदर और फाइनेंशियल सेक्टर्स में, सरपासिंग इट्स कमिटमेंट अंडर दी गेट्स यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि ये जो मेजर्स हैं ये कन्वर्ट नहीं हुए इंटरनेशनल बाइंडिंग कमिटमेंट के अंदर।
एक रिसेंट स्टडी ने आइडेंटिफाई किया कि एक सिग्निफिकेंट फ्लो जो है पाकिस्तान अप्रोच टू ट्रेड हाईलाइट करता है कि कंट्री जो है वाइल द कंट्री फोकस एक्सटेंसिवली ऑन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी, इट डिड नॉट एडिकेटली कंसिडर दी कैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एज अ मीन के तौर पे कि प्रमोट किया जाए एक्सपोर्ट जो है उसकी सर्विसेज का। सो जो करंट एरा के अंदर ग्लोबलाइजेशन के सिग्निफिकेंस जो है रीजनलिज्म का उसके अंदर सिग्निफिकेंटली तौर पे इजाफा हुआ है और क्रूशल है पाकिस्तान के लिए कि ले प्रोएक्टिव मेजर ताकि स्ट्रेंथन करे सार्क और जो ECO है ताकि स्टिमुलेट किया जाए इंट्रा रीजनल ट्रेड और रोका जाए रिस्क जो है मार्जिनलाइजेशन का। और इम्पोर्टेंस जो है मीनिंगफुल कोऑर्डिनेशन की गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के दरमियान जिसको फैसिलिटेट करता है सार्क, इस एम्फेसाइज के इंश्योर किया जाए इफेक्टिव पार्टिसिपेशन मीटिंग्स में और डिस्कशंस में, जबकि ये एक्नॉलेज है कि पाकिस्तान करंटली जो है वो लैक करता है इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ जो कि रिक्वायर्ड हैं डेवलप करने के लिए, एडवोकेट करने के लिए, फार्मुलेट करने के लिए नेसेसरी स्टैंडर्ड्स और लेजिस्लेशन के मीट किया जाए WTO की रिक्वायरमेंट्स। नाउ दी पॉलिसी फार्मूलेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्ले करती है क्रूशल क्रिटिकल रोल फॉर पॉलिसी फार्मूलेशन में और जो ऑन गोइंग नेगोशिएशन है WTO के साथ अंडर दी दोहा राउंड, और बहुत से फैक्टर्स जैसे कि एनलार्जमेंट जो है यूरोपियन यूनियन की 15 से 20 कंट्रीज़ और साइन होना बायलैटरल एग्रीमेंट का कंट्रीज़ ऑफ इंटरेस्ट के साथ हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान ट्रेड। लेक्चर नंबर 45 जो कि लास्ट लेसन है इस पूरे कोर्स का। सो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन SMEs, गवर्नमेंट जो है वो प्ले करती है क्रूशल रोल एज अ फैसिलिटेटर जो है बिजनेसेस के लिए and its interaction with the business support institution, fostering a mutually beneficial relationship जो कि contribute करता है growth जो है सेक्टर की। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है ये होल्ड करती है एक सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शेप करने में लेबर मार्केट पॉलिसी स्टेट की, इंश्योरिंग फेयर और इफेक्टिव रेगुलेशन और प्रैक्टिसेस। सो इन एडिशन टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड की इंस्टीट्यूशन जैसे कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग डिवीजन, दूसरी मिनिस्ट्रीज और जो डिवीजन्स हैं ये भी प्ले करते हैं इन्फ्लुएंशियल रोल शेप करने में एनवायरनमेंट जो है SMEs के लिए। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और जो रेगुलर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान वो आइडेंटिफाई हो चुका है एज अ हिंड्रेंस के तौर पर उनकी कलेक्टिव इफेक्टिवनेस के लिए प्रमोट करने में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट। नाउ द SME पॉलिसी डेवलपमेंट, एसमीडा नाउ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन बेयर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटेट करने में जो डेवलपमेंट है SME पॉलिसीज़ की। सो जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान SME डेवलपमेंट के अंदर एट्रीब्यूट की जा सकती है इन पार्ट टू द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल मैकेनिज्म विद SMEDA के इनिशिएट किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, एवेल्यूएट किया जाए इनिशिएटिव जो कि दैट एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स ओन स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़। क्रॉस डिपार्टमेंटल और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्ले करते हैं पाइवेटल रोल शेप करने में हमारी नेशनल जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी है और एसेंशियल है वो हमारी सक्सेस के लिए प्रमोट करने में SME डेवलपमेंट। सो एड्रेस करने के लिए एग्जिस्टिंग गैप्स और जो इन्हेंस करना कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान इम्पेरेटिव होता है कि इस्टेब्लिश किया जाए एक रोबस्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म और रीडिफाइन किया जाए रोल जो इन एंटिटीज़ के, क्लैरिफाइंग देयर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो एज अ पार्ट ऑफ SME सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम SMEDA ने जो है वो असाइन किए हैं कई सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इसमें शामिल है प्रिपेयर करना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स SME पॉलिसी के ऊपर और इसी के साथ साथ ड्राफ्ट करना रिलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस। सो एब्सेंस जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डेफिनेशन की SMEs की पाकिस्तान के अंदर पॉजेस करती है ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस मॉनिटर करने में जो प्रोग्रेस है SME इकॉनमी की
और इस्टेब्लिश करना मीनिंगफुल बेंचमार्क इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर एजेंसीज़ ने इंडिपेंडेंटली अडॉप्ट की उनकी ख़ुद की डेफिनेशन एसएमईज़ की, और ये जो फ़र्क आ रहा है डेफिनेशन में, ये आ रहा है उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से और जो कंसिड्रेशन है हर डिपार्टमेंट का, और उससे क्या होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है और फ्रेगमेंटेड अप्रोच होती है डिफ़ाइन करने में एसएमईज़। नाउ द नेशनल पॉलिसी, एक हार्मोनाइज और वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है एसएमईज़ की, वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की है फॉर्मुलेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी की, और वो डेफिनेशन जो है एनेबल करती है गवर्नमेंट को कि कंसंट्रेट करें उसकी असिस्टेंट एफर्ट के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, इंश्योर करे टारगेटेड सपोर्ट रीचेस दी इंटेंडेड बेनिफिशरीज। नाउ द फाइनेंसिंग टूल, सो एड्रेस करने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स रिलेटेड टू एसएमई लैंडिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिवाइस करना चाहिए एक सिक्योरिटी टूल। और थिंक स्मॉल फर्स्ट, प्रायोरिटाइजिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज इन परचेजिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ये जो है क्रूशल है। सो अडॉप्ट करते हुए थिंक स्मॉल फर्स्ट अप्रोच, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को जो है वो देनी चाहिए प्रायोरिटी कि प्रोक्योर करें गुड्स और सर्विसेज स्मॉल इंडस्ट्रीज से। नाउ द अप्रोच ऑन साइट, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो फैली हुई हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, सो इम्पॉर्टेंट है कि अडॉप्ट की जाए एक ऐसी अप्रोच जो कि डायरेक्टली इंगेज करें उनके साथ साइट के ऊपर। और टेक्निकल एंड लैंग्वेज बैरियर, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है वो फेस करती हैं टेक्निकल और लैंग्वेज बैरियर जो कि रोकता है, रुकावट होती है उनका जो एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन का, रिसोर्सेज का और सपोर्ट का। सो क्रूशल होता है कि इन बैरियर्स को एड्रेस किया जाए प्रोवाइड करते हुए टेक्निकल असिस्टेंस और गाइडेंस जो कि अलाइन करे उन स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के साथ। नाउ द सॉफ्ट टैक्स सिस्टम, एक कस्टमाइज्ड टैक्स सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो कि अक्सर लैक करता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रगल करता है कॉस्ट के साथ बुक कीपिंग की। उसके बाद सिंपल लेबर एंड अदर लॉ, एलिवेट करने के लिए बर्डन जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इम्पॉर्टेंट होता है कि सिंप्लीफाई किया जाए लेबर और दूसरे रिलेटेड लॉज। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 601 एसएमई मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 45 तक करवाए गए, आपको मेन पॉइंट्स करवाए गए। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।